हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक जापानीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है ऑन अ स्टारी नाइट। एपिसोड की शुरुआत इसे नाम की एक लड़की से होती है जो कि बोल और सुन नहीं सकता। आज इसे एक रिवर के पास कैंपिंग करने के लिए आया है। साथ ही वो स्टार्स और वहाँ पर मौजूद एनवायरनमेंट की फोटोज क्लिक कर रहा था। वहीं पर उसे एक लड़की दिखती है सुजू नाम की। वो भी वहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आई थी। उसे देखते ही ईसाई उसकी खूबसूरती में खो जाता है और उसकी फोटोज खींचने से खुद को रोक नहीं पाता। हालांकि सुजू उसे उसकी फोटो लेने से मना करती है, फिर भी ईसाई नहीं सुनता। यहाँ तक कि कैंप में वो सुजू को किस भी कर लेता है। इस हरकत से नाराज होकर सुजू उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे में फिर से खो जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। आखिर दोनों इस सिचुएशन में कैसे पहुंचे यह हमें आगे पता चलेगा, पर इससे पहले इन दोनों की लाइफ के बारे में जानना जरूरी है। सुजू की अगर बात करें तो वो एक डॉक्टर है। उसकी एज 35 ईयर्स है और वो अपने काम में काफ़ी एक्सपर्ट है। इसीलिए बहुत सी प्रेग्नेंट लेडीज़ सुजू के हाथों से अपनी डिलीवरी करवाना चाहती है। उन्हें सुजू पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। उसी हॉस्पिटल में 45 ईयर ओल्ड फूजी नाम का एक हैंडसम मेल डॉक्टर भी है। लेडीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करती है, पर वो काफ़ी क्लमजी है। कभी कभी इधर उधर गिरता रहता है और कुछ ज़्यादा इमोशनल भी है। ऑपरेशन के टाइम पर भी उन्हें सबसे ज़्यादा घबराहट होती है कि कहीं कोई गलती उनसे ना हो जाए, लेकिन उनकी सभी गलतियों को संभालने के लिए सुजू हमेशा रेडी रहती है। क्रिटिकल से क्रिटिकल डिलीवरी भी हो वो इजीली उसे कर लेती है। साथ ही बेबी और माँ दोनों को सुजी बचा लेती है। सुजी की यही बातें फूजी को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो सीक्रेटली उसे लाइक भी करता है। अब इतने हेक्टिक ऑपरेशन के बाद सुजू कैंपिंग करने के लिए चली जाती है। अब हम ड्रामा के उसी फर्स्ट मोमेंट पर आ जाते हैं जहाँ पर सुजू कैंपिंग करने के लिए गई हुई थी। वहाँ पर उसकी मुलाकात इसे से होती है। इवनिंग के टाइम सुजू अपना खाना बनाकर कैंपिंग को काफ़ी इंजॉय कर रही थी। फिर रात को वो रिवर के पास ईसाई से मिलती है जो कि मना करने के बाद भी उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। इसलिए गुस्से में सुजू उसे धक्का मारकर गिरा देती है, लेकिन तुरंत ही उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। वो ईसाई से माफ़ी मांगती है, पर इसे कुछ भी नहीं बोलता और सुजू के ही कैंप में जाकर उसका खाना खाने लग जाता है। इस दौरान सुजू को ठंड लग रही थी, इसलिए इसे उसे अपना स्कार्फ देता है और फिर से उसकी फोटोज लेने लग जाता है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस कर देते हैं। अगले दिन अब जब सुजू की नींद खुलती है तो वो खुद को अपने टेंट के अंदर पाती है। बाहर इसे साइन लैंग्वेज में उसे कुछ बोलकर चला जाता है। सुजू को साइन लैंग्वेज नहीं आती थी, इसीलिए घर जाकर वो इस बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करती है। तब जाकर उसे ईसाई का साइन लैंग्वेज समझ में आता है कि तुमने कल रात नशे में उल्टी कर दी थी, लेकिन मैंने सब कुछ संभाल लिया। सुजू को ईसाई की उस काफ से भी उल्टी की स्मेल आ रही थी, जिससे वो काफ़ी एम्बैरेस्ड होती है। ऊपर से कल रात तो उसने ईसाई को पहली मुलाकात में एक किस कर लिया था, जो बात उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल कर रही थी। फिर भी वो उन बातों को इग्नोर करके अपने काम पर चली जाती है। फिर अच्छे से अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद इवनिंग को उसी टोक्यो मेट्रोपॉलिटन सेंट्रल हॉस्पिटल से एक कॉल आता है जो उसे उसकी माँ आइको की मौत के बारे में खबर देते हैं। 1 महीना पहले ही उसकी माँ आइको को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अभी कुछ देर पहले ही उनकी मौत हो गई। ये खबर मिलते ही सुजू तुरंत अपनी माँ की फ्यूनरल के लिए निकल जाती है। वहाँ पर उसके कुछ रिलेटिव्स भी आए हुए थे जो उसे उसके पहले की जॉब के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की इतनी अच्छी जॉब छोड़कर सुजू क्यों एक छोटे से प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रही थी। पर सुजू उनके सवालों को कोई भी जवाब नहीं देती। उसने अभी अपनी माँ को खोया है, वो उसके शौक से बाहर नहीं निकली है, तो रिलेटिव्स के बेकार सवालों का जवाब वो क्या दे। इसीलिए वो उनसे दूर जाकर एक जगह पर अकेले बैठ जाती है और अपनी माँ को याद करने लग जाती है। तभी उसके पास ईसाई आता है एक बॉक्स लेकर, जिसे वहाँ पर देखकर सुजू भी शॉक हो जाती है। ईसाई का वहाँ पर होना उसकी एक ड्यूटी है, क्योंकि इसे एक डेथ क्लीनिंग कंपनी में काम करता है जहाँ पर मरने वाले या फिर मर चुके लोगों के घर का सामान को शिफ्ट किया जाता है। साथ ही उनके ज़रूरी सामान को उनके अपनों को सौंप दिया जाता है, ताकि मरने वाले पर्सन के अपने उनके सामान को एक मेमोरी की तरह अपने पास संभाल कर रख सके। कुछ दिनों पहले ईसाई और उसका दोस्त हारू अपने टीम लीडर किरियो के ऑर्डर पर सुजुकी माँ आइको के घर का सामान पैक करने के लिए गए थे। पहले ही उन्होंने आइको से पूछ लिया था कि उनका कौन सा सामान इम्पोर्टेंट है उनकी बेटी तक पहुंचाने के लिए और कौन सा सामान वो लोग कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए वो दोनों उन्हीं ऑर्डर को फॉलो करके सामान पैक करने लग जाते हैं। इस दौरान ईसाई को एक एडल्ट फिल्म की सीडी मिलती है जो कि ईसाई और हारू दोनों को ही देखने का मन था, लेकिन देखने के लिए उनके पास कोई प्राइवेट जगह नहीं थी। इसीलिए वो दोनों उस फिल्म की सीडी को पैक करके रख देते हैं। फिर पूरा सामान पैक करके खाली घर को वो दोनों
आइको के रिस्पेक्ट में प्रे करते हैं, क्योंकि आइको उस घर के अंदर इतने सालों तक रही है, वहाँ पर उनकी कई सारी मेमोरीज हैं। इस तरीके से प्रे करना उनके काम का एक हिस्सा है। कुछ दिनों बाद ईसाई आइको को वही इंपॉर्टेंट सामान लेकर उनके फ्यूनरल में जाता है, उनकी बेटी सुजू से मिलने के लिए। इसी वजह से आज फ्यूनरल में दोनों की मुलाकात हुई। इसे बोल नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने आईपैड और फ़ोन में लिख लिख कर उसे अपनी बात समझाता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है और वो वहाँ पर काम करता है। जिसके बाद इसे सुजू को उसकी मॉम आइको का इम्पोर्टेंट सामान देता है। साथ ही उसे ये भी कहता है कि उसकी मॉम उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए घर साफ करने के लिए उन्होंने उसे हायर किया था। ये बात सुनकर सुजू रोने लग जाती है। वो लास्ट ईयर न्यू ईयर में अपनी मॉम से मिली थी, तब से लेकर अब तक वो अपनी माँ से मिल ही नहीं पाई। उसकी मॉम कितनी अकेली होगी, उन्होंने उसे कितना मिस किया होगा। अपनी मॉम के हॉस्पिटलाइज होने के बारे में भी उसे कोई खबर नहीं मिली। अपने आखिरी टाइम में उसकी माँ अकेलेपन में घुट घुट कर मरी होगी। वो बिल्कुल भी अच्छी बेटी नहीं बन सकी। अपनी मॉम को उसने अकेला छोड़ दिया अपने काम की वजह से। सुजू को ऐसे रोता हुआ देखकर इसे अपने फ़ोन में लिखकर उसे समझाता है कि वो एक बुरी बेटी नहीं है, उसकी मॉम की मौत अकेलेपन में नहीं हुई है, उल्टा उन्होंने तो अपना आखिरी टाइम बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। इसका सबूत है उनका कैलेंडर, जिसमें वो हर दिन अपने दोस्तों के साथ कहाँ पर जाएंगी, क्या करेंगी, ये लिखा था। अपने दोस्तों के साथ उनकी हंसती खेलती फोटोज़ भी थी। ऊपर से वो एडल्ट मूवीज़ भी देखती थी। सुजू की टॉयज़, उसकी लिपस्टिक को भी उन्होंने संभाल कर रखा हुआ था। मतलब कि एक पर्सन अपनी लाइफ जो एंजॉयमेंट करना चाहता था वो सब आइको ने किया था। ऊपर से जब ईसाई उनसे मिला था तब उन्होंने सुजू के बारे में काफ़ी तारीफ़ की थी। वो अपनी बेटी को लेकर काफ़ी प्राउड थी। ये सब सुनकर और अपनी माँ की वही चीज़ें देखकर सुजू काफ़ी इमोशनल होती है, पर उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी मॉम आइको अपने आखिरी टाइम में अकेली नहीं थी। सुजू को चाइल्डहुड से लेकर अब तक अपनी मॉम के साथ बिताए हुए वो सभी पल याद आते हैं। वो दोनों ही अपनी लाइफ में एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़े थे। सुजू के फादर का क्या हुआ था ये अभी तक हमें नहीं बताया गया, पर सुजू की माँ ने उसे अकेले संभाला, उसे एक डॉक्टर बनाया। यही बातें याद करके सुजू रोने लग जाती है और इसे उसे कंफर्ट करता है। जिसके बाद सुजू अपनी मॉम का सामान लेकर अपने रिलेटिव्स के पास जाती है फ्यूनरल का बाकी काम करने के लिए। इसे उसके रिलेटिव्स को भी अपनी डेथ क्लीनिंग कंपनी का कार्ड देता है और उनकी कंपनी का काम समझाने लग जाता है, लेकिन सुजू के रिलेटिव्स उसकी बात को इग्नोर करके चले जाते हैं। अगले दिन सुजू अपनी ड्यूटी में जाती है। उसे वहाँ पर देखकर सभी लोग शॉक थे। अभी कल ही तो उसकी मॉम की मौत हुई है और आज वो ड्यूटी पर आ गई। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी सुजू को कोई दिलासा देने की। पता नहीं उसका मूड कैसा होगा, पर अपनी मॉम की रिसेंट मौत के बाद भी सुजू एक कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी को सक्सेसफुली कर देती है, जहाँ पर एक लेडी को बहुत तेज लेबर पेन हो रहा था। उसका बेबी बीच में ही अटक चुका था और बाहर नहीं आ रहा था। उस लेडी की थोड़ी एज भी हो चुकी थी, इसलिए उसकी डिलीवरी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे। वो लेडी बार बार अपनी मॉम को याद कर रही थी जिनका 3 साल पहले मौत हो गई। अब उस लेडी को हिम्मत देने के लिए सुजू उस लेडी की मॉम की तरह बिहेव करती है और उसे पुश करने के लिए हिम्मत देती है। इस बात से उस लेडी में हिम्मत आ जाती है। तब जाकर उस लेडी की एक सक्सेसफुल डिलीवरी होती है। उसका बेबी भी बिल्कुल ठीक था। इस डिलीवरी के बाद सुजू को अपनी मॉम की याद आती है, जो कि उसकी खुशी या फिर दुख हर कदम में उसका साथ देती थी। शायद पास में सुजू ने एक ऑपरेशन के टाइम गलती कर दी थी, जिस दौरान भी उसकी माँ उसे स्ट्रॉन्ग रहने के लिए हिम्मत दे रही थी। कुछ देर बाद अब फूजी सुजू से आज के ऑपरेशन के बारे में पूछता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुजू ने उस लेडी के सामने उसकी मॉम की तरह क्यों बिहेव किया। क्या इसीलिए कि वो खुद भी अपनी मॉम को मिस कर रही है? लेकिन सुजू इस बारे में फूजी को कोई भी जवाब नहीं देती, सिर्फ उसे पेशेंट के दिल को समझने की एडवाइस देती है। कुछ देर बाद फूजी उसके लिए लंच लेकर आता है ताकि लंच के बहाने वो उसके साथ बातें कर सके, पर उनके बीच ज़्यादा बातें होती उससे पहले ही वहाँ पर बाकी हॉस्पिटल स्टाफ और चार्ली नाम का एक लड़का आ जाता है, जो कि हॉस्पिटल की नर्स कीटा का बेटा है। वो बहुत ज़्यादा चेयरफुल नेचर का है, जो कि सबको खुश रखता है। वहीं इसे को एक ओल्ड पर्सन का घर क्लीन करना था, जिनकी कुछ दिनों पहले मौत हुई थी। उनका बेटा जब घर में आता है तो इसे का दोस्त हारो ने एक डायरी देता है। उस डायरी में कुछ बिल्डिंग की फोटो थी जो कि इसी पर्सन ने डिज़ाइन की थी। वो पर्सन एक आर्किटेक्ट थी। उसके फादर उसे लेकर इतना प्राउड थे कि उसकी बनाई हुई सभी बिल्डिंग की फ़ोटोज़ इस डायरी में उन्होंने संभाल कर रखी हुई थी, जो देखकर वो पर्सन काफ़ी इमोशनल हो जाता है। आज अगर डेथ क्लीनिंग स्टाफ उन्हें डायरी ना देते तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके फादर उसे कितना प्यार करते हैं। फिर इवनिंग को ऑफिस में इसे की टीम लीडर
किरियो से जिन लोगों की मौत 6 महीने पहले हो चुकी है उनकी चीज़ों को डोनेट करने या फिर डिस्पोज करने का ऑर्डर देती है। इतने टाइम तक अगर उनकी फैमिली मेम्बर उनकी बिलोंगिंग लेने के लिए नहीं आए, उनकी चीज़ें स्टोर रूम में रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन जब तक उनकी फैमिली मेम्बर से मुलाकात नहीं होती, उन लोगों की चीज़ें को फेंकने के लिए सही रेडी नहीं था। उसके मुताबिक एक फैमिली के लिए उनकी मेंबर्स की कोई भी चीज़ उनके जीने का सहारा बन सकती है। उनका ये सहारा छीनने का उन्हें कोई हक नहीं है। हालांकि इसे कि ये बातें किरियो को सही नहीं लगती, पर वो इस बारे में उससे ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करती। अगले दिन फूजी सूजू की मॉम की ग्रेव पर जाकर फ्लैश चढ़ाता है। वहीं सूजू इसे का स्कार्फ लेकर उसे मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है। वहाँ पर इसे के बारे में पूछती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो तो रिवर के पास में फ़ोटो खींचने गया है। सूजू तुरंत उस तरफ जाती है। कुछ देर ढूंढने पर उसे वहाँ पर मिल जाता है। एक फ़ोटो खींचते टाइम इसे की नज़र सूजू पर पड़ती है। सूजू उसके पास जाती है और उसे स्कार्फ देती है। साथ ही उसे इशारों से समझाती है कि उस रात उनके बीच वो किस गलती से हुआ था। वो उस टाइम बहुत ही नशे में थी, लेकिन वो इस बात से खुश है कि उसकी माँ से ईसाई आखिरी टाइम में मिला था और उनके सामान को उसने संभाला। साथ ही सूजू से साइन लैंग्वेज में थैंक यू भी बोलती है और उनके बीच हुए किस को भूलने के लिए बोलती है, जो देखकर वो उसकी तरफ स्माइल करता है। फिर ऐसे ही सूजू का फ़ोन लेकर उसका नंबर सेव कर लेता है ताकि मैसेज के ज़रिए वो उससे बातचीत कर सके। उसके बाद दोनों को कुछ भी खाना होता है तो दोनों एक दूसरे को मैसेज भेजकर अपनी बात रखते थे। अब सूजू को आज ड्यूटी पर नहीं जाना था, इसलिए इसे उसे एक फिल्म दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो खुद 3D ग्लासेस पहन लेता है ताकि सबटाइटल से मूवी को समझ सके, वरना डेफ होने के कारण उसे नॉर्मल लोगों की तरह मूवी समझ नहीं आती थी। मूवी के इमोशनल सीन देखकर सूजू तो रो रही थी, जिसका मासूम फेस देखकर इसे स्माइल करता है। फिर वो उसे एक कैफे में लेकर जाता है, पर उनका बिल सूजू खुद पे करती है क्योंकि वो ईसाई से एज में बड़ी थी। इस दौरान दोनों मैसेज भेजकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी सूजू को हॉस्पिटल से इमरजेंसी केस के लिए कॉल आ जाता है, इसीलिए सूजू ईसाई से फिर मिलने का प्रॉमिस करके हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सूजू को नर्स से इमरजेंसी डिलीवरी केस को लेकर प्रेग्नेंट लेडी की पूरी रिपोर्ट मिलती है। कुछ देर बाद डॉक्टर फूजी के साथ मिलकर वो एक सक्सेसफुल डिलीवरी करती है। उस बेबी को देखकर पूरा हॉस्पिटल स्टाफ बहुत ज़्यादा खुश था। वो बेबी था ही इतना क्यूट, पर उस बेबी की माँ सानपी उसकी तरफ देखने को भी राजी नहीं थी। उसने उस बेबी की तरफ मुंह मोड़ लिया था, जैसे कि उसे अपने बच्चे से ही नफरत हो। यहाँ तक कि वो ये भी कह देती है कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए, जो बात पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को अजीब लगती है। लेकिन सूजू उस बच्चे की माँ का दर्द समझ रही थी। सानपी के लिए एक अनवांटेड प्रेगनेंसी थी। बच्चे के फादर के साथ उसकी अपनी फैमिली ने भी बच्चे की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। तो इतना सब कुछ होने के बाद उसके दिल में बच्चे को लेकर नफरत भर चुकी थी। बस यही अच्छी बात है कि बच्चा और माँ दोनों सही सलामत है। जिसके बाद सूजू डॉक्टर फूजी को बच्चे की माँ पर नजर रखने के लिए बोलकर चली जाती है। रास्ते में हॉस्पिटल डीन गोंगो के साथ सूजू इसी केस के बारे में डिस्कस करती है कि अगर सानपी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेगी तो उन्हें किसी गवर्नमेंट चाइल्ड वर्कर या फिर किसी ऑर्फनेज में बात करनी होगी। लेकिन इसके पहले बच्चे के साथ सानपी की इमोशनल अटैचमेंट है या फिर नहीं, ये चेक करना ज़रूरी है। रात में सूजी को ईसाई का मैसेज आता है जहाँ पर उसने उसके फ़ोटोज़ भेजे थे, जो कि उसने उस दिन कैंपिंग साइट पर ली थी। वो फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सूजी को भी वो काफ़ी पसंद आती है। जिसके बाद ईसाई सूजी को एक मूवी देखने के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन कुछ देर तक सूजी का रिप्लाई नहीं आता, जिससे कि वो बेचैन हो रहा था। वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा था कि कहीं सूजी ने उसके साथ मूवी देखने को लेकर रिप्लाई तो नहीं किया, क्योंकि उसने उसका मैसेज सीन कर लिया था। लेकिन उसे क्या पता कि सूजी उसका मैसेज पढ़ते पढ़ते ही सो गई थी, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाई। अगले दिन भी जब सूजी का रिप्लाई नहीं आता तो इसे का दिमाग खराब हो चुका था, इसीलिए आज वो किसी के साथ बात नहीं करता। ऊपर से जब वो और उसका दोस्त वही सीडी देखने का प्लान बना रहे थे, उसी टाइम उनकी टीम लीडर को वही सीडी मिल जाती है। उसे पता है कि ये सीडी उन्हें किसी कस्टमर के घर से मिली है, जिसे अपने पास रखना रूल्स के खिलाफ है। तभी इसे उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये जापानीज एडल्ट मूवी है, जिसमें स्टोरी और इमोशंस भी है और एक अच्छी स्टोरी है और उनके जापान के कल्चर्स में से एक है, इसे देखना तो बनता ही है। पर टीम लीडर उन्हें वो सीडी वापस नहीं देती, जिससे ईसाई और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर फूजे उस बच्चे के साथ बहुत ही क्लोज हो चुके थे। उसके साथ ही वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे। एक अलग ही अटैचमेंट उन्हें उस बच्चे के साथ हो चुका था, जो देखकर नर्स भी उन्हें चिढ़ा रही थी। उसके बाद डॉक्टर फूजे सूजू के साथ उस बच्चे की माँ से बात करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर सूजू सानपी का डिसीजन जानना चाहती
चाहती थी कि वो बच्चे को खुद पालेगी या फिर गवर्नमेंट चाइल्ड सपोर्ट वाले उसे किसी फॉस्टर होम में या फिर ऑर्फनेज भेज दे। अब तक बातचीत सही चल रही थी, पर जब फौजी सानपी से उसके बच्चे को गोद में लेने और उसे एक नाम देने के लिए बोलता है तो सानपी भड़क जाती है। उसका बुरी तरीके से इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। वो अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। उसके मुताबिक इस बच्चे की वजह से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। सानपी को इतना रोते और चिल्लाते हुए देखकर सुजू फूजी को बाहर ले जाती है और सानपी को अकेला छोड़ देती है। बाहर ले जाकर वो डॉक्टर फूजी को इस बारे में समझाती है कि वो किसी भी पेशेंट की ट्रॉमा को ट्रिगर नहीं कर सकते हैं। इस टाइम सानपी का सबसे बड़ा ट्रॉमा ये बच्चा है, इसलिए उस बच्चे के करीब आने के लिए उसे फोर्स करना सही नहीं है। उन्हें सिर्फ बच्चे की नहीं बल्कि माँ की इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के बारे में भी सोचना चाहिए। सालों पहले सुजू ने भी ऐसे ही गलती की थी अपने पहले जॉब पर। तब एक प्रेग्नेंट लेडी को डिलीवरी के टाइम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुई थी, उस वजह से उसे हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। पर तब सुजू ने माँ से ज़्यादा बच्चे को बचाना ज़रूरी समझा। वो उस बच्चे को बचाने में इतना बिजी हो गई कि उस माँ को उसने पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया था और वो लेडी हैवी ब्लीडिंग और पेन की वजह से मर गई। इसीलिए उस बच्चे को बचाने के बाद भी उस पर केस हुआ, उसकी जॉब चली गई। इसीलिए वो इस छोटे से प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रही है। हालांकि उस केस का ट्रायल खत्म हो चुका है, पर उस माँ को बचाने की जगह उसे इग्नोर करने का दुख अब भी सूजी को है। वो डॉक्टर होकर भी दूसरे लोगों की तरह बन चुकी थी, जो एक ऐसे टाइम पर बच्चे को बचाना ज़रूरी समझती है भले ही माँ मर जाए। सुजू की ये बात सुनकर फूजी को अपना एक पास टाइम याद आता है जहाँ पर उनकी वाइफ अयाको भी हैवी ब्लीडिंग की वजह से मर गई। यहाँ तक कि उनके बच्चे को भी डॉक्टर नहीं बचा पाए थे। एक ही पल में फूजी की पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी। शायद इसी वजह से फूजी अब सानपी के बच्चे से इतना इमोशनली अटैच हो चुका है, उस बच्चे को इतना प्यार कर रहा है। इवनिंग में घर जाते टाइम सूजी को ईसाई का मैसेज आता है जो कि उसे एक रेस्टोरेंट का लोकेशन भेजता है और उसे वहाँ डिनर के लिए आने बोलता है। सुजू भी उसकी बात मानकर वहाँ पर चली जाती है क्योंकि ईसाई का मूवी प्लान कैंसिल करने का उसे दुख था। लेकिन वहाँ पर जाकर वो उसके दोस्त हारू से मिलती है जिनके साथ सुजू की अच्छी जान पहचान हो जाती है। यहाँ तक कि हारू सुजू को कुछ साइन लैंग्वेज भी सिखाता है ताकि सुजू आसानी से ईसाई के साथ कॉन्वर्सेशन कर सके। ईसाई के जानने वालों में सिर्फ हारू को ही अच्छे से साइन लैंग्वेज आती थी। इस दौरान ईसाई साइन लैंग्वेज में हारू को बताता है कि वो सुजू को जल्दी प्रपोज करने वाला है, उसे सुजू से प्यार हो गया है। ये बात जानकर हारू भी शॉक था, पर वो ईसाई का सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो इस साइन लैंग्वेज का मतलब सुजू को नहीं समझाता। अगले दिन सुजू फिर से डिनर के लिए ईसाई और हारू से मिलती है और डिनर के बाद ईसाई सुजू को घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है। रास्ते में वो उनके नामों को किसी साइन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं, सूजी को सिखाता है। सुजू भी मज़े से सीख रही थी। अगले दिन ईसाई हारू के साथ एक ओल्ड पर्सन का सामान पैक करने और उन्हें शिफ्ट करने के लिए गया हुआ था। उस ओल्ड पर्सन की मौत हो चुकी थी और उसकी बहुत सारी कैट्स थी। अब सामान तो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इन कैट्स का क्या करें? घर में इतनी सारी कैट्स थी, इसका मतलब तो यही है कि उस ओल्ड पर्सन के लिए कैट उनके बच्चे जैसी है। इसीलिए उन कैट्स को अच्छी जगह पर रखना, उन्हें खुशी देना उसकी ड्यूटी है। जिसके बाद ईसाई उन कैट्स को अच्छे ओनर और उनके घर देने का डिसाइड करता है ताकि उन कैट्स को इसी ओल्ड मैन की तरह अच्छे ओनर का प्यार मिलता रहे। कैट्स को वो शेल्टर होम में तो नहीं भेजने वाला था। यहाँ तक कि ईसाई उन कैट्स को अपने ऑफिस में भी ले जाता है। कैट्स को लेकर अपने प्लान के बारे में वो बताता है कि जब तक कोई अच्छा ओनर नहीं मिल जाता वो उन कैट्स को इस ऑफिस में ही रखने वाला था। बाकी एम्प्लॉयज़ तो इस बात से खुश थे, वो लोग उन कैट्स के साथ भी खेल रहे थे। पर उनकी टीम लीडर किरियो इस बात से टेंशन में आ जाती है क्योंकि इन्हें ईसाई और हारू की तरह फील्ड वर्क नहीं करना पड़ता। ज़्यादातर वो ऑफिस में ही रहती है, मतलब कि उसे ये कैच संभालनी होगी और उसे पता है कि ईसाई ने जो डिसीजन एक बार ले लिया वो बदलेगा नहीं। जिसके बाद ईसाई उन कैट्स के लिए ओनर ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं हॉस्पिटल में हंगामा मचा हुआ था। सानपी अपने बच्चे को हॉस्पिटल में ही छोड़कर भाग चुकी थी, मतलब कि बच्चे की जिम्मेदारी उन्हें ले लेनी होगी। सानपी उस बच्चे से कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। इस बात का सबसे बड़ा शौक लगा था डॉक्टर फूजी को। उन्हें उस बच्चे के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा था। सूजी के मुताबिक देखा जाए तो सानपी की भी इसमें कोई गलती नहीं है। उसने तो शुरुआत में डिसीजन ले लिया था कि ये प्रेगनेंसी अनवांटेड है, उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन जापान में अबॉर्शन इलीगल है, इसलिए सानपी को ये बच्चा पैदा करना पड़ा। अगर वो अबॉर्शन कर पाती तो ना ही वो इतना इमोशनली ब्रेकडाउन करती और ना ही ये बच्चा इस तरीके से अनाथ होता। अब शायद ये बच्चा पूरी लाइफ यही सोचेगा कि उसकी माँ ने उसे क्यों छोड़ दिया, उसकी कोई फैमिली क्यों नहीं है। जिसके बाद सूजो
ईसाई से मिलने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर ईसाई दूर से उसे साइन लैंग्वेज में कहता है कि वो कैट्स के लिए फैमिली ढूंढ रहा है। तब सूजो भी उसे मैसेज भेजकर कहती है कि वो एक बच्चे के लिए फैमिली ढूंढ रही है। दोनों फिर एक कैफे में जाते हैं इसी बारे में बात करने के लिए। इस दौरान सूजो ईसाई को सानपी और उसके बच्चे के बारे में पूरा मामला बता देती है। ये सब सुनकर ईसाई तो तुरंत उस बच्चे की माँ को ढूंढने के लिए जाना चाहता था, ताकि एक आखिरी बार सानपी को इस बच्चे की इम्पोर्टेंस समझा सके। फैमिली को खोना क्या होता है उसे पता है। जब वो हाई स्कूल में था तब एक एक्सीडेंट में उसने अपनी पूरी फैमिली, अपने पेरेंट्स को खो दिया था। तब से वो अकेला है। उनकी फ्यूनरल में कई सारे रिलेटिव्स आए थे जो कि उसे दिलासा दे रहे थे, लेकिन तब उसे ऐसा लग रहा था कि उसे वहाँ पर समझाने वाला कोई भी नहीं है। ये सब सुनकर सूजो को उसके लिए बुरा लगता है। फिर भी वो ईसाई से सानपी को ढूंढने से मना करती है, क्योंकि अगर वो ज़बरदस्ती सानवी को उसका बच्चा सौंप देगा, उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर थोप देगा, तो ना ही बच्चा खुश रहेगा और ना ही उसकी माँ। सूजो की ये बात ईसाई को भी सही लगती है। दोनों फिर अपनी लाइफ की दूसरी बातें शेयर करते हैं। अगले दिन अब हॉस्पिटल में डीन और सूजो गवर्नमेंट चाइल्ड सपोर्ट और एक ऑर्फनेज से सानपी के बच्चे के बारे में बात करते हैं। इस दौरान डॉक्टर फूजी बच्चे का पूरा ख्याल रख रहे थे। उस बच्चे को उन्होंने अपना ही बच्चा मान लिया था, क्योंकि उनका अपना बच्चा तो पैदा होने से पहले ही मर गया था। उस बच्चे की काफ़ी फ़ोटोज़ भी उन्होंने खींच ली थी। अगले दिन पूरा हॉस्पिटल स्टाफ उस बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में गवर्नमेंट चाइल्ड सपोर्ट और ऑर्फनेज की एक नन आती है। जब तक बच्चे को कोई अच्छी फैमिली अडॉप्ट नहीं करती, तब तक चर्च की ऑर्फनेज की नन्स उस बच्चे का ख्याल रखेंगी। उसके बाद सभी उस बच्चे को उन्हें सौंप देते हैं। उसे जाता हुआ देखकर सबसे ज़्यादा डॉक्टर फूजी इमोशनल हो रहे थे, पर उन्हें इस बात की होप थी कि अब उस बच्चे को किसी न किसी का प्यार तो मिलेगा। सभी लोग इस बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर नर्स कीटा का बेटा चार्ली आता है, जो कि उन्हें अपने न्यू काम का कार्ड देता है, जहाँ वो एक प्रोफेशनल कडलर का काम करता था। जिन भी लोगों को अकेले सोने में प्रॉब्लम होती थी, उन्हें वो कडल करके कंफर्ट करके सोने में हेल्प करता था। कुछ देर बाद डॉक्टर फूजी लंच करने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने जितना ही खाना अलग से सर्व करके अपने सामने रखते हैं अपनी मरी हुई वाइफ अयाको के लिए। ये अयाको की तरफ उनका प्यार जताने का एक तरीका था, भले ही अब वो इस दुनिया में ना हो। आज नर्स सूरो भी उनकी वाइफ के लिए कुछ खाना रखने के लिए आई थी, जो बात डॉक्टर फूजी को बहुत ही अच्छी लगती है। वहीं कैट को छोड़कर बाकी सभी कैट्स को अच्छे ओनर मिल चुके थे। सिर्फ एक आखिरी कैट के लिए ईसाई ने कोई ओनर नहीं ढूंढा था, क्योंकि उस कैट से ऑफिस के सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे, जो देखकर वो काफ़ी खुश था। साई को फिर एक रेलवे क्रॉसिंग की दूसरी तरफ सूजो दिखती है। दोनों साइन लैंग्वेज में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके बीच से ट्रेन गुजर जाती है। ट्रेन के जाते ही ईसाई साइन लैंग्वेज में सूजी को प्रपोज करता है, जो देखकर वो काफ़ी शॉक होती है। अभी से उसके पास आकर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सूजो उसे रोक देती है। उनके बीच 10 साल का एज गैप था। वो इतनी जल्दी उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। वो कुछ टाइम उनके रिश्ते को समझकर, एक दूसरे को जानकर ही आगे बढ़ना चाहती थी। ईसाई भी उसकी बात मान जाता है, जो बात सूजो को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगले दिन सूजो ईसाई की बात सोचकर ही स्माइल कर रही थी। सूजो का ये बदलता हुआ बिहेवियर नर्स कीटा भी नोटिस करती है, लेकिन वो इस बारे में उसे कुछ नहीं पूछती। वहीं ईसाई भी सूजो के बारे में सोच रहा था, और आज वो काजुया नाम के एक पर्सन के घर का सामान पैक करने के लिए गया था। काजुया की कुछ ही दिनों पहले मौत हुई थी। सामान पैक करते दौरान ईसाई को एक ड्रॉर में एक डायमंड रिंग और मिनामी नाम की एक लड़की के लिए लेटर मिलता है, जिसे वो इम्पोर्टेंट सामान वाले बॉक्स में रख देता है। घर का फोटो एल्बम चेक करने पर उसे वहाँ पर मिनामी की फोटो मिलती है। असल में मिनामी काजुया के साथ स्कूल टाइम में थी, लेकिन यहाँ पर हारू के मांगने पर भी ईसाई वो लेटर उसे नहीं देता। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो काजुया का आखिरी लेटर उसके प्यार मिनामी तक पहुँचाएगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल डीन पूरे स्टाफ को उनके साथ संडे के दिन फिशिंग और कैंपिंग करने के लिए इनवाइट करते हैं, जिसके लिए सभी मान जाते हैं। फ्री ड्यूटी खत्म होने के बाद सूजू को हम एक साइन लैंग्वेज क्लास में देखते हैं। वहीं पर ईसाई की टीम लीडर की रियू भी मौजूद थी। दोनों ही लेडीज़ यहाँ पर ईसाई के साथ इजीली बात करने के लिए साइन लैंग्वेज सीखने आए थे। साइन लैंग्वेज क्लास में बात करना मना था, सबको सिर्फ साइन लैंग्वेज यूज़ करके ही अपनी कॉन्वर्जेशन करनी थी। ये चीज़ें सबके लिए मुश्किल हो रही थी, लेकिन सभी पूरी मेहनत कर रहे थे। ऊपर से क्लास के दौरान सूजू और किरियो के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। दोनों डिनर पर भी जाते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। वैसे भी एक बार जब सूजू ईसाई के बारे में पूछने के लिए डेथ क्लीनिंग की ऑफिस आई थी, तब से ही वो और किरायू
एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पर सुजू को उससे पता चलता है कि उसने ईसाई के पेरेंट्स की मौत के बाद उनके घर का सामान पैक किया था। अपने पेरेंट्स को खोने के बाद ईसाई इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उन्हें देखते ही मरने आ गया था। किसी तरीके से उसके रिलेटिव ने उसे रोका, पर ईसाई अपने पेरेंट्स की चीज़ों को किसी को हाथ लगाने नहीं दे रहा था। तब किराई ने शांति से उसे समझाया कि वो उसके पेरेंट्स की चीज़ों को फेंक नहीं देंगे, बल्कि उनको डोनेट करेंगे, कोई और उन चीज़ों को यूज़ करेगा। इस तरीके से उसके पेरेंट्स की यादें, उनकी बिलोंगिंग हमेशा स्पेशल रहेगी और उसके पेरेंट्स की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो लोग ईसाई को ही लौटा देंगे, जिन्हें वो अपने पेरेंट्स की याद बनाकर हमेशा रख सकते हैं। किरयू की ये बात सुनकर ईसाई उन्हें उनका काम करने के लिए देता है। फिर काम करते दौरान किरायू को घर में ईसाई का वही बर्तन मिलता है जिसमें उसने 100 डेज ओल्ड होने पर अपना पहला खाना बनाया था। उसे उसकी माँ ने अब तक संभाल कर रखा था, जिसे अब किरयू ईसाई को देती है और उसके फादर का कैमरा भी देती है। ईसाई के फादर के सामने इम्पॉर्टेंट सामान के रूप में बस ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट सामान को एक बॉक्स में पैक करके किरयू ईसाई को सौंप देती है, ताकि वो उनके सहारे अपने पेरेंट्स के साथ महसूस कर सके। उस बॉक्स में स्टार की ड्राइंग की गई थी, शायद इसीलिए ईसाई को स्टार्स की फ़ोटोज़ लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ईसाई अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने लगता है। कुछ 1 महीने बाद ईसाई एक दिन डेथ क्लिनिक के ऑफिस आकर किरयू से एक लेटर में लिखकर कहा कि उसे भी यहाँ पर काम करना है, उसे भी एक डेथ क्लीनर बनना है। शायद डेथ क्लीनर की वजह से उसने अपने पेरेंट्स की उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों में उनका साथ पा लिया था, इसीलिए अब वो भी यही काम करना चाहता था। बस तब से ही ईसाई किरयू की लाइफ के साथ उनके ऑफिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। यहाँ तक कि ईसाई किरयू की बेटी साकू को अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। उनके 20 सालों की बॉन्डिंग जो बन चुकी है। वहीं साकू स्कूल से डायरेक्ट ऑफिस आ जाती है ईसाई के लिए लंच लेकर। ईसाई उसके लिए इतना खास है कि साकू ने साइन लैंग्वेज भी सीख लिया था। रात को अब घर जाकर ईसाई साकू को कॉल करता है। उस टाइम सुजू नहाकर बाथरूम से बाहर निकली थी और उसे अचानक से वीडियो कॉल उठा लिया। उसने उस वक्त सिर्फ टॉवल पहना हुआ था। इस चीज़ से एम्बैरेस होकर ईसाई कॉल कट कर देता है और कुछ टाइम बाद उसे मैसेज करके संडे को मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन संडे को तो सुजू अपने हॉस्पिटल स्टाफ के साथ फिशिंग और कैंपिंग करने जाने वाली थी, इसलिए वो उस दिन मिलने से मना करती है, जिस बात से ईसाई थोड़ा सा नाराज होता है। लेकिन वो सुजू को मिलने के लिए फोर्स नहीं करता। संडे को अब सुजू हॉस्पिटल डीन और डॉक्टर फूजी के साथ फिशिंग और कैंपिंग करने जाती है। हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ किसी वजह से आ नहीं पाए थे, इसलिए वो लोग फिशिंग करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ देर फिशिंग करने के बाद डीन को उनकी वाइफ का कॉल आता है। वो आज अपनी मैरिज एनिवर्सरी भूल गए थे, इसलिए वो उन्हें कंपनी एंजॉय करने के लिए बोलकर जल्दी से घर पर चले जाते हैं। अब तो सुजू और डॉक्टर फूजी के पास फिशेस भी थी, लेकिन दोनों भला क्या ही कैंपिंग का झमेला करते, इसीलिए फूजी सुजू को अपने घर पर इन्वाइट करता है, वहीं पर ही फिश पकाकर लंच करने के लिए, जिसके लिए वो मान जाती है। इधर ईसाई काजुया का लेटर पढ़ता है, जहाँ पर लिखा हुआ था कि जब तक तुम्हें लेटर मिलेगा तब तक शायद मैं मर चुका होगा। सॉरी मिनामी, 3 साल बाद तुम्हें हमारा प्यार याद दिलाने के लिए। सॉरी, मुझे जवाब देने में 3 साल देर हो गई, पर मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूँगा। मिनामी, आई लव यू। बस यही लेटर और रिंग लेकर ईसाई मिनामी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो स्कूल में मिनामी के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी वो याद नहीं थी। यहाँ तक कि स्कूल के आसपास शॉप से भी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन उसे नहीं मिलती। पर जब ईसाई एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था, तब वहाँ की वेट्रेस को ईसाई के पास मिनामी की फ़ोटो दिखती है। वो वेट्रेस मिनामी की दोस्त थी। बस उसी वेट्रेस से मिनामी की इन्फॉर्मेशन लेकर वो उससे मिलने के लिए निकल जाता है। वहीं फूजी के घर में फूजी खुद लंच प्रिपेयर करता है और लंच के दौरान वो अपनी वाइफ की बातें सुजू के साथ शेयर करता है। जब फौजी की वाइफ आयाको की डिलीवरी होने वाली थी, उसे हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लड प्रेशर उसका काफ़ी ज़्यादा हाई था और एंड में जाकर डॉक्टर्स आयाको और उसके बच्चों को भी नहीं बचाए। उस दिन एक ही पल में उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। उसे ऐसा लगने लगा कि अगर वो लोग बच्चा करने का डिसीजन ना लेते तो ना ही किसी बच्चे की मौत होती और ना ही आयाको की मौत होती। फिर जब उनकी वाइफ की डेड बॉडी को कार में रखा गया तो सभी डॉक्टर शांत खड़े हुए थे। सिर्फ एक डॉक्टर ऐसी थी जो कि कॉन्टिन्यूसली रो रही थी। उस डॉक्टर को फौजी जैसे ही आयाको और उसकी बच्ची की मौत का दुख था, जैसे कि वो डॉक्टर उसकी भी फैमिली हो।
उस डॉक्टर का यही प्योर हार्ट देखकर फूजी ने डॉक्टर बनने का डिसीजन लिया था। नहीं तो उससे पहले वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। और सबसे मजे की बात ये थी कि वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि सूजी थी। उस टाइम पर सूजी एक इंटर्न थी। ये सच्चाई जानकर आज फिर से फूजी और सूजू आयोको और उसके बच्चों को याद करके काफ़ी इमोशनल होते हैं। सूजी को वो इंसिडेंट तो याद था, पर फूजी आयोको का हस्बैंड था, ये बात उसे याद नहीं थी। इसीलिए एक ही हॉस्पिटल में काम करने के बाद भी सूजी डॉक्टर फूजी को पहचान नहीं पाई। वहीं ईसाई जब मिनामी से मिलकर उसे काइजुया का उसके लिए छोड़ा हुआ लेटर और रिंग देता है तो मिनामी एकदम से भड़क जाती है। वो काजुया की कोई भी चीज़ देखना तो दूर, उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहती थी। यहाँ तक कि गुस्से में वो ईसाई को धक्का देकर फ्लोर पर गिरा देती है। फिर जब उसका हस्बैंड उसकी बेटी को लेकर वहाँ पर आता है तो मिनामी उन्हें अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। जो चीज़ ईसाई के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी कि कैसे मिनामी के लिए उसका पहला प्यार काजुया कोई मायने नहीं रखता। एक दिन में इतना बुरा इंसिडेंट काफ़ी नहीं था। घर जाते टाइम ईसाई को सूजू डॉक्टर फूजी के साथ दिखती है। उस टाइम पर फूजी गिर गया था, जिसे सूजू सहारा देकर घर की तरफ ले जा रही थी और उन्हें एक साथ देखकर ईसाई जरा भी खुश नहीं था। अगले दिन जब हॉस्पिटल में सबको लगता है कि सूजू कल फूजी के घर पर लंच कर रही थी तो सभी लोग उन्हें चिढ़ाने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन सूजू की तरफ से ऐसी कोई भी फीलिंग फूजी की तरफ नहीं थी। उसके बाद इवनिंग को सूजू साइन लैंग्वेज क्लास में जाती है, जहाँ पर क्लास खत्म होने के बाद किरयू बैक पेन का बहाना बनाकर सूजू को फ्रूट जेली देती है और उसे ईसाई के घर ले जाने के लिए बोलती है। पर रियलिटी में वो ईसाई और सूजू को करीब लाना चाहती थी। उसका ये प्लान काम भी कर जाता है। सूजू ईसाई से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात ईसाई की ग्रैंडमदर से होती है, जो कि उसके जैसे ही डेफ थी। वो सूजू को ईसाई की रूम तक लेकर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि ईसाई को थोड़ा सा बुखार है। वही रूम में वो ईसाई की खींची हुई सबसे इम्पोर्टेंट फोटोज के बीच में अपनी एक फोटोज भी देखती है। मतलब कि ईसाई के लिए अब सूजू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुकी थी। ये चीज़ सूजू को काफ़ी पसंद आती है। पिछली रात सूजू को फूजी के साथ देखकर ईसाई तो नाराज़ था, लेकिन सूजी के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके उसकी नाराज़गी दूर हो जाती है। इस दौरान दोनों थोड़ा सा करीब भी आ गए थे, पर सूजू ने ईसाई को कुछ दिनों तक करीब आने से मना किया था, इसीलिए वो सूजू को खुद से दूर कर देता है। उस रात ईसाई से बात करते करते सूजू को वही नींद आ जाती है। फिर सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो ईसाई उसे घर तक छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में ईसाई सूजी के साथ मिनामी और काजुयो की स्टोरी शेयर करता है, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। उसके मुताबिक मिनामी की अब फैमिली हो चुकी है, इसलिए शायद वो अपने पुराने प्यार को इग्नोर कर रही है। उन्हें उनकी पूरी लाइफ स्टोरी पता नहीं है, तो इस तरीके से उन्हें मिनामी को जज नहीं करना चाहिए। काजुया की मौत की बात करते करते सूजू को पास्ट का वही इंसिडेंट याद आता है जब डिलीवरी के टाइम एक बच्चे को बचाने के चक्कर में उसकी मां मर गई थी। तब उसके ऊपर केस भी हुआ था और लोग उसे क्रिमिनल मर्डर पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। वो उस केस से तो बाहर आ गई, लेकिन आज तक उसे उस पेशेंट को ना बचा पाने का गिल्ट है। यहाँ पर सूजू को दुखी देखकर ईसाई उसे डांस करवाने और उसका मूड सही करने लग जाता है। सूजू उसके साथ टाइम स्पेंड करके अपने सारे दुख भूल जाती है और एंजॉय करती है। तभी हम कुछ दूर पर एक पर्सन को नोटिस करते हैं, जो कि दूर से ही उन्हें गुस्से में देख रहा था, पर उसका फेस अभी नहीं दिखाया जाता। इधर सूजू एक पॉइंट पर ईसाई को किस करने ही वाली थी, लेकिन वो उसे रोक देता है, क्योंकि उनके बीच तो डील हुई थी ना कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ कर ही अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। ये सुनकर सूजू काफी एम्बैरेस्ड होती है, फिर भी वो ईसाई को उसके फॉरहेड पर किस कर ही देती है। बाद में हम सूजू को देखते हैं, जो कि आजकल हर चीज को देखकर उसकी साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस करती रहती थी। इस दौरान उसे ईसाई वीडियो कॉल करके कुछ साइन लैंग्वेज समझा रहा था। इस तरह के सूजू हॉस्पिटल में भी साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस कर रही थी, जो डॉक्टर फूजी देखकर उसे इस बारे में बात करते हैं। असल में फूजी को भी थोड़ी बहुत साइन लैंग्वेज आती थी। उनकी वाइफ अयाको को साइन लैंग्वेज की फिल्म देखना बहुत ज्यादा पसंद था। उसके साथ फिल्म देखते देखते उन्होंने भी थोड़ी बहुत साइन लैंग्वेज सीख ली थी, जो सूजू को सिखाते हैं। दोनों की ये हरकतें वहाँ पर मौजूद चार्ली को डांस जैसी लग रही थी। तभी वहाँ पर नर्स कीटा और हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाते हैं, जो कि चार्ली उनके लिए लेकर आया था। ब्रेकफास्ट के दौरान थोड़ी बहुत बात करके सभी लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं। उसी दिन हॉस्पिटल में शिबा नाम की एक लेडी आती है, जिसे डॉक्टर पूजी उसकी प्रेगनेंसी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। लेकिन शिबा का फेस देखकर लग नहीं रहा था जैसे कि वो इस प्रेगनेंसी से खुश हो। ये बात वो बाद में सूजू के साथ भी शेयर करता है। तब सूजू उन्हें समझाती है कि जरूरी नहीं है कि हर लेडी माँ बनना चाहती हो, उसकी अपनी भी मर्जी और मेंटल स्टेट मैटर करती है। शायद शिबा इस टाइम माँ नहीं बनना चाहती हो,
फिर इवनिंग में सुजू और किरियो साइन लैंग्वेज क्लास में जाते हैं, पर किरियो को बहुत सी चीजें अभी भी सीखने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो तो ये क्लास छोड़ने का भी सोचती है, लेकिन सुजू उसे रोकती है। इस क्लास में वही तो एक उसकी दोस्त है, उसके बिना तो सुजू के लिए ये क्लास बोरिंग हो जाएगी। ये बात सुनकर किरियो आज उनकी दोस्ती को सेलिब्रेट करने का डिसाइड करती है, लेकिन अकेले नहीं, ईसाई और उसके बाकी फ्रेंड्स के साथ, जिसके लिए सुजू मान जाती है। वहीं डेथ क्लीनिंग के ऑफिस में हारू हिरोमी को काम का एक लेटर देता है, लेकिन हिरोमी अगले दिन चेक करने का बोलकर चली जाती है। वैसे भी ओवर टाइम नहीं करती है। तभी हारू को उसकी वाइफ का मैसेज आता है, जो कि उसके साथ बाहर डिनर करने जाना चाहती थी, लेकिन तब तक वहां पर सुजू और किरियो पार्टी के लिए खाना लेकर आ गए थे। इसीलिए हारू अपनी वाइफ को ऑफिस में डिनर के लिए बुलाता है। वहीं सुजू को अचानक से अपने सामने देखते ही ईसाई बाथरूम जाकर खुद को अच्छे से रेडी करता है। वो चारों अब डिनर को ऑर्गेनाइज करने लग जाते हैं। तभी वहां पर किरियो की बेटी साकू आती है और उसे बुलाए बिना डिनर पार्टी करने को लेकर वो उनसे नाराज थी। तब किरियो उसे भी डिनर पर इंक्लूड कर लेती है। उसी टाइम वहां पर चार्ली रेस्टोरेंट से और खाना डिलीवर करके चला जाता है। यहाँ पर चार्ली सुजू के हॉस्पिटल स्टाफ को भी जानता था और इसे की डेथ क्लिनिक स्टाफ को भी जानता था। कुछ देर बाद वहां पर हारू की वाइफ आती है। वो और कोई नहीं बल्कि आज हॉस्पिटल में अपनी प्रेगनेंसी चेक कराने आई शीबा थी। सुजू तो उसे देखते ही पहचान जाती है, क्योंकि उसने आज शीबा को हॉस्पिटल में देखा था। फिर भी जब शीबा को उसकी प्रेगनेंसी की बात छुपाते हुए नोटिस करती है, तो सुजू भी ये बात सामने नहीं लेकर आती। लेकिन हारू को शीबा के बदलते हुए बिहेवियर से थोड़ा तो शक हो गया था कि शायद वो प्रेग्नेंट है। डिनर के दौरान भी सुजू को पता चलता है कि डॉक्टर फूजी और किरियो स्कूल मेट्स है, और किरियो की बेटी साकू को ईसाई ने 6 साल की एज से साइन लैंग्वेज सिखाई है। इसीलिए साकू और ईसाई की दोस्ती बहुत ज्यादा खास है। अब डिनर खत्म होने के बाद हारू अपनी वाइफ से उसकी परेशानी की वजह पूछता है। तब शिबा उसे अपनी प्रेगनेंसी की खबर देती है, जो सुनकर हारू भी परेशान दिखता है। शिबा उसे टेंशन लेने को मना करती है। आगे से प्रेगनेंसी का जो भी करना होगा वो हारू के साथ डिसाइड करेगी, क्योंकि उसके लिए बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका हस्बैंड है। अगले दिन ईसाई और सुजू अपनी डेट के लिए मिलते हैं, जहाँ पर ईसाई सुजू के पहले तो बहुत सारी फोटोज लेता है, उसे कई सारी साइन लैंग्वेज सिखाता है। रास्ते में वो एक कंफ्यूज ओल्ड मैन की हेल्प भी करता है, जो बात सुजू को काफी पसंद आती है। उसके बाद दोनों एक शॉप पर जाते हैं। वहाँ पर सुजू को एक फॉलिंग स्टार वाला नेकलेस पसंद आता है, पर वो उसे खरीदती नहीं है। फिर ईसाई उसे अपने एक ग्रीक दोस्त के रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है। इस दौरान वो सुजू को कुछ दिनों तक ब्रेक लेने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके साथ इजीली बात करने के चक्कर में सुजू बहुत ज्यादा साइन लैंग्वेज क्लास में बिजी हो गई थी। लेकिन सुजू उसकी बात नहीं मानती। उसे तो सिर्फ इसी तरीके से ईसाई के साथ बातें करना है, जो कि उसे बहुत पसंद है। उसके बाद जब ये लोग एक पार्क में जाते हैं, तो वहाँ पर सुजू ईसाई से किरियो और उसकी बेटी के बारे में बात करती है। उन दोनों माँ बेटी का रिलेशन देखकर सुजू अपनी मॉम को मिस कर रही थी। तब ईसाई से उसे पता चलता है कि साकू किरियो की स्टेप डॉटर है। किरियो का हस्बैंड उसे और अपनी बेटी को छोड़कर किसी और लेडी के पास चला गया। फिर भी किरियो अपने एक्स हस्बैंड की बेटी को अपनी बेटी की तरह संभाल रही है। ये सीक्रेट जानकर सुजू भी ईसाई को एक सीक्रेट बताती है कि हारू की वाइफ शिबा प्रेग्नेंट है। यहाँ पर दोनों को पता है कि प्रेगनेंसी की न्यूज से हारू और शिबा खुश नहीं है, शायद इसमें उनकी कोई प्रॉब्लम होगी। वहीं हारू को हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर फौजी से शिबा के अबॉर्शन के बारे में पूछता है। उसके इस बात से डॉक्टर फौजी के साथ साथ वहाँ पर मौजूद नर्स भी शॉक थी। फिर भी फौजी थे तो डॉक्टर ही, इसीलिए वो हारू को समझाते हैं कि 12 वीक से पहले ये अबॉर्शन कराना जरूरी है। बाकी 22 वीक्स के बाद अबॉर्शन करने पर माँ और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। और क्योंकि अबॉर्शन जापान में सही नहीं माना जाता, इसीलिए उन्हें इस बारे में केयरफुल होकर सोचना चाहिए। तब हारू अपनी मजबूरी उन्हें बताने लग जाते हैं कि वो और शिबा एक ही कंपनी में काम करते थे। फिर उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ, लेकिन काम की वजह से उन्हें एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता था। तब उन दोनों ने शादी कर ली। सोचा कि शादी के बाद साथ रहने पर तो उन्हें टाइम मिल ही जाएगा, पर ये बात गलत थी। शादी के बाद दिन ब दिन उसकी वाइफ शिवा करियर में आगे बढ़ती गई, लेकिन हारू काम में गलतियां करने लगा। फिर भी दोनों काम में पहले से भी ज्यादा बिजी हो गए। उन्हें एक दूसरे के लिए टाइम मिलना मुश्किल हो गया। महीनों तक उन्हें एक दूसरे से बात करने का, यहाँ तक कि टाइम स्पेंड करने का और साथ खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। दोनों घर आते और सो जाते और सुबह उठकर बिना बात किए ही ऑफिस चले जाते। इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर हारू ने कुछ दिन काम से छुट्टी ले ली, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने डायरेक्ट जॉब ही छोड़ दी अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। पर उसकी वाइफ पहले की तरह ही बिजी थी और उसे टाइम नहीं दे पा रही थी। इस बात से हारू अकेला पड़ गया।
उसे अकेलापन खाने लगा। तब उसे डेथ क्लीनिंग की जॉब मिली। ये काम बाकी कॉर्पोरेट जॉब की तरह नहीं है। यहाँ पर वो लिमिटेड काम करता है, आराम करता है, घर भी संभाल लेता है और अपनी वाइफ को भी टाइम दे पाता है। कुछ ही दिन हुए हैं उनके रिश्ते को सुधरे हुए। अब अगर बच्चा आ गया तो उनकी लाइफ पहले की तरह हेक्टिक हो जाएगी। दोनों बच्चे में बिजी रहेंगे और एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। फिर से उनका रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा, जो कि हारू बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी वाइफ है। ये बोलकर वो रोने लग जाता है। ये सब बातें बाद में डॉक्टर फूजी सूजी के साथ शेयर करता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो हारू को क्या जवाब दे, पर सूजो उन्हें अभी इस बारे में कोई भी एडवाइस नहीं देती। इस दौरान जब सूजो को ठंड लग रही थी तो डॉक्टर फूजी उसके हाथ में हीटिंग पैड देता है और उन्हें ऐसे हाथ पकड़ा हुआ देखकर नर्स सूरो उन्हें कपल समझ लेती है। तब सूजो उसकी गलतफहमी दूर करके बोलती है कि वो और डॉक्टर फौजी सिर्फ दोस्त है। जिसके बाद नर्स सूरो उनके सामने हारू की बात निकालती है। वो हारू से रिलेट कर पा रही थी। उसने कई बच्चों को पैदा होते हुए देखा है, उनके ट्रीटमेंट किए हैं, पर अपना बच्चा करने की ना ही उसमें हिम्मत है और ना ही टाइम है। बच्चे करने का डिसीजन लेने का मतलब है कि तुम अपनी पूरी लाइफस्टाइल और अपने पार्टनर के साथ अपना रिश्ता सैक्रिफाइस कर रहे हो। पास की चीजें पूरी तरीके से बदल जाएंगी हमेशा के लिए, जो बहुत से कपल नहीं करना चाहते। नर्स की ये बात सुनकर उन्हें हारू और उसकी वाइफ शिवा की प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। वहीं हारू का मूड बच्चे के बारे में सोचकर बहुत ही बुरा था। इसीलिए जब बिसाई उसके होने वाले बच्चे के बारे में पूछता है और उसके लिए कुछ नाम सजेस्ट करता है, तब हारू उस पर भड़क जाता है और गुस्से में उसे बहुत ही बुरा भला बोलता है। उसके मुताबिक वो बच्चे को अपनी लाइफ में लेकर अपनी और अपनी वाइफ की लाइफ खराब नहीं करना चाहता। अगर बाई चांस बच्चा ईसाई जैसा डेफ हुआ, तब तो उसको संभालने में उसकी पूरी लाइफ ही निकल जाएगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कभी नहीं उठाना चाहेगा। ये सब भूलकर हारू वहां से चला जाता है और उसे को उसकी बात का बहुत बुरा लगता है। उनकी ये बातें बाहर खड़ी साकू भी सुन लेती है, जो कि अंदर जाकर ईसाई को कंफर्ट करती है। इन बातों की वजह से ईसाई इतना तो समझ चुका था कि अनजाने में उसने बच्चे की बात निकालकर हारू को हर्ट किया है, इसीलिए वो भी गिल्टी फील कर रहा था। इधर हारू जब शॉपिंग कर रहा था, तब उसे मार्केट में एक फैमिली दिखती है, जो कि अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी शॉपिंग कर रहे थे। उन्हें देखकर हारू को काफी अजीब लगता है। वो अब कंफ्यूज था कि उसे अपनी फैमिली बढ़ानी है या फिर नहीं। फिर वो घर जाकर शिवा के लिए डिनर रेडी करता है, पर जब उसकी वाइफ घर पर आती है तो अचानक से उसके पेट में पेन शुरू हो जाते हैं, जिसे हारू संभालता है। वहीं ईसाई हारू के साथ हुए इंसिडेंट से दुखी था। तब उसकी ग्रैंडमदर उसे चेयर अप करने के लिए अपने बर्थडे का झूठा बहाना करके सूजू को घर बुलाती है। पर जब सूजू ग्रैंडमा की पसंद का पिज्जा और वाइन लेकर उनके घर पर जाती है, तो ग्रैंडमा खाने की चीजें लेकर उन्हें अकेला छोड़ देती है। तब जाकर सूजू को ईसाई से पता चलता है कि आज तो ग्रैंडमा का बर्थडे है ही नहीं। वो उन्हें मिलाने के लिए झूठ बोल रही थी। अब जो भी हो, ग्रैंडमा की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे थे। दोनों पिज्जा खाकर बहुत बात करते हैं। इस दौरान ईसाई सूजू को वही फॉलन स्टार वाला नेकलेस गिफ्ट करता है, जो कि कुछ दिनों पहले सूजू ने पसंद किया था। उसे पाकर वो काफी खुश थी। ईसाई सूजू को खुद वो नेकलेस पहनाता है। उसका ये प्यार देकर सूजू आज उसका प्रपोजल फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है। अब उसे उनके रिलेशनशिप के बारे में, उनके 10 ईयर एज गैप के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं थी। उनके प्यार ने उनके बीच बनी हुई सारी दूरी मिटा दी थी। ये जानकर इसे काफी खुश था। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ हम उसे सीक्रेट पर्सन को देखते हैं, जो कि आजकल सूजू पर नजर रख रहा था। वो सोशल मीडिया पर सूजू और डॉक्टर फूजी का फोटो पोस्ट करके सूजी एक मर्डरर है ये लिखता है, और ये वही फोटो है जो कि फिशिंग करते टाइम डीन ने खींचा था। पर ये पर्सन आखिर है कौन, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर सूजू को हॉस्पिटल से कॉल आता है हारू की वाइफ शिबा को लेकर, तो सूजू हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। वहीं उसे एक रोमांटिक मोमेंट के बीच अचानक से हॉस्पिटल के कॉल आने को लेकर इसे काफी ज्यादा गुस्सा था। वो सूजू के पीछे पीछे हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचने पर उसे शिबा के हॉस्पिटलाइज होने के बारे में पता चलता है, और ऑपरेशन रूम के बाहर हारू काफी परेशान था। वो शिबा के लिए रो रहा था। उस टाइम पर शिबा काफी पेन में थी। हो सकता है कि उसके बच्चे के साथ साथ उसकी जान को भी खतरा हो। उन्हें इस तरीके से परेशान देखकर ईसाई को उनके लिए काफी बुरा लगता है। रात भर ईसाई को नींद भी नहीं आती। वो ऑफिस पे ही हारू की फैमिली के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन ईसाई को रात भर ऑफिस में रुका हुआ देखकर हिरोमी उसे कॉफी देती है। तभी उसे सूजू का मैसेज आता है, जो उसे शिबा के ठीक होने की खबर देती है। ये सुनकर ईसाई को थोड़ा सा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हारू को परेशान देखकर सूजू उसे शिबा के बारे में बताने जाती है। शिबा और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है, और अपेंडिक्स की वजह से शिबा को वो पेन हुआ था। इस टाइम पर शिबा प्रेग्नेंट है।
इसीलिए अपेंडिक्स की सर्जरी नहीं की जा सकती, पर मेडिसिन से उसके पेन को कंट्रोल किया जाएगा। फिर डिलीवरी होने के बाद उसकी सर्जरी होगी। अब शिबा सेफ है ये जानकर हारू को थोड़ी सी शांति मिलती है, और शिबा को आज इतने शांति से सोता हुआ देखकर उसे काफी अच्छा लग रहा था, वरना वो तो हमेशा काम में ही बिजी रहती है। इस दौरान सुजू हारू को पास्ट में उसके ऊपर हुए केस के बारे में बताती है। उस टाइम सुजू को जब जॉब से निकाल दिया गया था तो वो खुद को लूजर मानने लगी थी, पर बाद में अपनी मॉम का सपोर्ट पाकर उसमें हिम्मत आई और फिर से उसने अपनी डॉक्टर की ड्यूटी इस हॉस्पिटल में निभाई। इसीलिए वो हारू को हिम्मत से काम करने के लिए बोलती है। वहीं ईसाई हारू की बात सोचकर परेशान था। तभी उसे किरयू से पता चलता है कि हारू कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आएगा। ये सुनकर ईसाई उसका पेंडिंग काम खुद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वहां से चला जाता है। किरयू उसे ओवरवर्क नहीं कराना चाहती थी, पर ईसाई कहाँ किसी की बात सुनता है। वहीं डॉक्टर फूजी शिबा को उसकी कंडीशन बताते हैं और उसके साथ थोड़ी बहुत हंसी मजाक बातें करके उसका मूड सही करते हैं। दूसरी तरफ पूरे इंटरनेट पर सुजू को लेकर वो पोस्ट वायरल हो चुकी थी, जहां पर उस सीक्रेट पर्सन ने सुजू को मर्डर बोलकर उसकी फोटो पोस्ट कर दी थी। हॉस्पिटल स्टाफ को भी इस पोस्ट का पता चलता है और अब तो उनके कुछ पेशेंट अपना अपॉइंटमेंट उनके हॉस्पिटल से कैंसिल करवा रहे थे। बात जब हद से बढ़ जाती है तब नर्स ये पोस्ट सुजू को दिखाती है, जो देखकर वो शॉक थी। डॉक्टर फूजी वो पोस्ट देखकर सुजू की कंडीशन समझ जाते हैं और उसे वहां से अलग एक रूम में लेकर जाते हैं। लेकिन इन सब खबर से अनजान डीन तो अपने ही मजे में थे। नर्स जब उन्हें सोशल मीडिया पर सुजू के खिलाफ चल रही बातें बताती हैं तो वो शॉक नहीं होते, क्योंकि उन्हें ये बात पहले से पता थी। फिर भी उन्होंने सुजू को अपने हॉस्पिटल में जॉब दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि सुजू ने जानबूझकर उस लेडी को नहीं मारा। उसने आखिरी टाइम तक उस लेडी को बचाने की कोशिश की, हालांकि वो सिर्फ बच्चे को ही बचा पाई। और उन्हें पता है कि सुजू की तरह दूसरा डॉक्टर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो कि एंड टाइम तक किसी पेशेंट को बचाने की कोशिश करे। डीन की ये बातें सुनकर नर्स अब सुजू पर शक नहीं करती और उस पर पहले की तरह भरोसा करने लग जाती है। वहीं सुजू को अपने पास का वही टाइम याद आता है। उस टाइम पर उसके सीनियर्स उसे 30 मिनट्स में 5 पेशेंट देखने के लिए बोलते थे, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं थी। आखिर इतनी जल्दी जल्दी वो लोग पेशेंट को अच्छे से चेकअप कैसे कर पाएंगे। पर हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ तो ज्यादा पैसे कमाने के लिए कम टाइम में ऐसे ही ज्यादा पेशेंट चेक करते थे, लेकिन सुजू अपने हिसाब से लीगल तरीके से ही काम करती थी। फिर एक दिन उसे अपने एक मेडिकल कॉलेज के क्लासमेट का कॉल आया, जो कि उसके पास अपना एक पेशेंट भेजना चाहता था, और सुजू दोस्ती के खातिर उसके पेशेंट को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो पेशेंट प्रेग्नेंट है और उसे हैवी ब्लीडिंग हो रही है। ऊपर से उसे और भी कई सारी बीमारियां थी, जो कि सुजू की डॉक्टर दोस्त ने उसे छुपा कर रखी थी। वो ये प्रॉब्लम में खुद नहीं फंसना चाहता था, इसीलिए उसने ट्रिक करके सुजू को फंसा दिया, और जिसका डर था वही हुआ। सुजू ने आखिरी टाइम कोशिश की उस लेडी की ब्लीडिंग रोककर उसे बचाने की, लेकिन उसकी मौत हो गई। और सुजू ने जो इतनी मेहनत करके उसका बच्चा बचाया था, वो बात भी उस लेडी के हस्बैंड को खुशी नहीं दे पाई, क्योंकि उसके लिए तो अपनी वाइफ ही सब कुछ थी। अब इस इंसिडेंट के बाद सुजू पर केस हो गया। हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने उसे जॉब से निकाल दिया, क्योंकि उस लेडी की मौत से उनके हॉस्पिटल का नाम खराब हुआ था। सभी हॉस्पिटल एक ही रूल मानकर चलते हैं कि अपना नाम बनाए रखने के लिए वह लोग एक्सट्रीमली क्रिटिकल केस को नहीं लेंगे, ताकि उनके हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की मौत ना हो। वो सिर्फ ऐसे पेशेंट्स को अपने हॉस्पिटल में लेते हैं जिसकी जान इजीली बचाई जा सके और उनके हॉस्पिटल का भी अच्छा नाम हो जाए। जॉब से निकलने के बाद सुजू कोर्ट में खुद को डिफेंड करने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि दूसरे हॉस्पिटल उस पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उसने ट्रीटमेंट करने का डिसीजन लिया और उसने पूरी कोशिश की थी उसकी जान बचाने की। लेकिन सुजू का ये जवाब उस लेडी के हस्बैंड को शांत नहीं करता, उल्टा वो तो उसे कोर्ट में मर्डर बुलाने लग जाता है, जो बात सुजू के लिए बहुत ज्यादा हर्टफुल थी। ये सब वो सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर डॉक्टर फूजी उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आते हैं। अब फूजी की जब वाइफ और उसका होने वाला बच्चा मरा था, तब क्या फूजी के लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं थे? फूजी के मुताबिक पहले पहले उसे ऐसा ही फील हुआ था, पर जब वो खुद डॉक्टर बना तब उसे डॉक्टर की साइड की भी प्रॉब्लम और उनका इमोशन समझ में आया। इसीलिए फूजी अपनी वाइफ और बच्चे की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर्स को नहीं समझता। ये सुनकर सुजू को काफी बेटर फील होता है, पर उसे पास्ट की बातें अभी भी बॉदर कर रही थी। ये देखकर फूजी उसे कंफर्ट करने के लिए अपना जैकेट पहनाता है। पता नहीं क्यों फूजी उसकी केयर करने से खुद को रोक नहीं पाता। साथ ही वो सुजू को हिम्मत रखने के लिए मोटिवेट भी करता है। वही अपनी ड्यूटी खत्म करके ईसाई हारू से मिलने का सोच रहा था, तभी साकू उसके लिए खाना लेकर आती है।
ईसाई से मिलने के लिए उसने आज अपना स्कूल तक स्किप कर दिया था। ऊपर से वो अपने दिल की बात भी ईसाई को बोल रही थी कि क्या ईसाई सच में डॉक्टर सुजू को प्यार करता है। हालांकि ईसाई को साकू की बात सुनाई नहीं दे रही थी। साकू को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ईसाई से प्यार करती है। सुजू और ईसाई की नजदीकियां उसे बॉदर कर रही हो। उसे दिन रात को ड्यूटी से वापस आते टाइम सुजू को ऐसा फील होता है जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। डर के मारे वो पास में मौजूद एक बोट में छुप जाती है। फिर भी वो पर्सन उसके पास आ पहुंचता है। तब से उसे डर के मारे चिल्लाने लग जाती है, लेकिन वो पर्सन ईसाई था जिसे देखकर उसकी जान में जान आती है। ईसाई उसे अपनी गाड़ी में ले जाता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। साथ ही उसकी डर की वजह पूछता है, पर सुजू उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ चल रही कोई भी बात उसे नहीं बताती और उसके साथ साथ हंसी मजाक करने लग जाती है। जिस दौरान ईसाई उसे किस करता है। फिर ईसाई उसे घर तक छोड़ता है जहाँ पहले से डॉक्टर फूजी मौजूद थे। सुजू उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, इसीलिए फूजी उसे देखने के लिए आए थे कि कहीं सुजू कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। ऊपर से वो ईसाई को सुजू का भाई समझ लेते हैं और उसे बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। लेकिन ईसाई फूजी को वहां पर देखकर जरा भी खुश नहीं था। उल्टा वो जो साइन लैंग्वेज में उसे सूजी से दूर रहने की वार्निंग देकर वहां से भगा देता है। तब सुजू उसे शांत करके समझाती है कि फूजी सिर्फ उसका कलीग है, उनके बीच और कोई फीलिंग नहीं है। वो सिर्फ ईसाई को ही प्यार करती है। ये सुनकर ईसाई को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो सूजी को घर के अंदर तक छोड़ता है। अब जब सूजी डोर लॉक करके विंडो से बाय बोलती है, तब जाकर ईसाई वहां से जाता है। लेकिन इस दौरान हम उसे सीक्रेट पर्सन को सूजू की पर्सनल लाइफ और उसके घर की फोटोज खींचता हुआ देखते हैं। अगले दिन हम ईसाई और हारू को देखते हैं। दोनों को ही एक दूसरे के लिए गिल्टी फील हो रहा था, पर पहले बात करने की दोनों में हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन इवनिंग को ईसाई खुद हारू से बात करता है और बच्चे की बात निकालने के लिए उससे माफी मांगता है। पर हारू के मुताबिक माफी तो उसे मांगनी चाहिए। अनजाने में उसने ईसाई के डेफ होने को लेकर बहुत ही बुरी बात कह दी। देखा जाए तो ईसाई ने उसे जीने की हिम्मत दी थी। वो तो जॉब छोड़कर घर में अकेले बैठे बैठे डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। लेकिन जब उसने ईसाई को मन लगाकर डेथ क्लीनिंग का काम करते हुए देखा, तब उसमें भी हिम्मत आई और उसने डेथ क्लीनिंग का जॉब ज्वाइन किया। तब जाकर उसकी लाइफ वापस से सही लाइन पर आई। इस जॉब के दौरान ही उसे ईसाई के रूप में सबसे अच्छा दोस्त मिला। लेकिन उसे नहीं लगता कि वो एक अच्छा फादर बन पाएगा, क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी में ही उसने शिबा को बहुत सारा डिसअपॉइंट किया है। इसीलिए वो अपना बच्चा नहीं चाहता। तब ईसाई उसे खुलकर अपनी वाइफ शिबा से बात करने की एडवाइस देता है। क्या पता शिबा के लिए हारू एक परफेक्ट हस्बैंड और एक परफेक्ट फादर फिगर हो। ईसाई की ये एडवाइस मानकर हारू अगले दिन इसी बारे में शिबा से बात करता है। शिबा के मुताबिक हारू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो तो उसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड है और एक अच्छा फादर बनने के लायक है। डर तो उसे इस बात का है कि कहीं बच्चा आने से उनकी लाइफ मेसअप ना हो जाए, उनका करियर खराब ना हो जाए। पर जब वो अपने पेट में पल रहे बच्चे की हार्ट बीट सुनती है, उसे एक अलग ही सुकून मिलता है, जो सुकून वो उनकी लाइफ में रखना चाहती थी। शिबा की ये बात सुनकर हारू ने बच्चे को लेकर अपना डिसीजन ले लिया था, जिसके बाद दोनों इस बच्चे को पैदा करने का डिसाइड करते हैं। उनके इस डिसीजन से बाहर खड़ी सुजू बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। अब सोशल मीडिया पर सुजू कहाँ रहती है, किस किस से मिलती है, सभी की फोटो आ चुकी थी, जिसमें पूसी और ईसाई का भी फोटो था। ऊपर से सुजू के घर का एड्रेस भी सोशल मीडिया पर पब्लिश हो चुका था। यहाँ तक कि ये सब बातें सोशल मीडिया पर सुनकर कई सारे पेशेंट अपना अपॉइंटमेंट उनके हॉस्पिटल से कैंसिल कर रहे थे। ये सब जानकर डॉक्टर फौजी समझ चुके थे कि सुजू किसी बड़ी प्रॉब्लम में होगी, इसीलिए वो तुरंत ही उसके घर के लिए निकलते हैं। वहीं ईसाई को भी अपने कलीग से ये खबर मिल चुकी थी, वो भी सुजू के घर के लिए निकलता है। सुजू जब घर पहुंचती है तो उसके घर के चारों तरफ मर्डरर के पोस्टर लगे हुए थे। ये सब देखकर उसे वही पास्ट इंसिडेंट याद आता है। वो पैनिक करने लग जाती है। लकीली वहां पर फूसी आ जाता है और उसे जल्दी से घर के अंदर लेकर जाता है। पर अब कोई पर्सन बाहर से उसके घर पर पत्थर मार रहा था, जिस दौरान फूसी को चोट लग जाती है। कुछ देर बाद वहां पर ईसाई आता है, जो कि वहां पर लगे मर्डरर के पोस्टर देखता है। साथ ही बाहर लोगों की भीड़ भी लग चुकी थी। वो जब सूजू को संभालने घर के अंदर जाता है तो वहां पर फूजी को देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो डेफ है, इसीलिए सुजू ने अपनी प्रॉब्लम उसे बताई। क्या डेफ होने की वजह से वो सुजू को सेफ रखने के काबिल नहीं है? क्या इसीलिए सुजू ने उसे नहीं बल्कि फूजी को हेल्प के बुलाया? इन्हीं बातों पर गुस्सा होकर वो वहां से चला जाता है। सुजू के रोकने पर भी वो नहीं रुकता। रात को फूजी सुजू को उनके हॉस्पिटल ही लेकर आ जाता है, क्योंकि अब सबको सुजू के घर का पता चल चुका था।
उसकी जान को खतरा हो सकता है। लोग अब सुजू पर भड़के हुए हैं और सुजू को कोई आइडिया नहीं है कि कौन पर्सन उसके खिलाफ हेट फैला रहा है। ये उस लेडी का हस्बैंड भी हो सकता है जो अपनी वाइफ की मौत का बदला उससे लेना चाहता है। लेकिन इस टाइम सुजू इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और फूजी की इंजरीज का ट्रीटमेंट करती है। साथ ही उसकी हेल्प के लिए फूजी को थैंक यू भी बोलती है। अगले दिन शिबा को डिस्चार्ज मिलने वाला था, जहाँ पर शिबा और हारू उन्हें ये बच्चा दुनिया में लाने की बात कहते हैं। वो चाहते थे कि डिलीवरी सुजू और फूजी करे। जो खबर सुनकर दोनों काफी खुश थे। आधी दुनिया सुजू के खिलाफ थी, पर हारू और शिबा जैसे लोगों का भरोसा अब भी सुजू पर था। जिसके बाद दोनों हंसी खुशी घर चले जाते हैं, अपनी फैमिली आगे बढ़ाने की खुशी में। वहीं सुजू पर गुस्सा होकर ईसाई को गिल्टी फील हो रहा था। सुजू ने अपनी प्रॉब्लम उसे बतानी जरूरी नहीं समझी, इसीलिए वो सुजू से नाराज भी था। तभी उसके फूड स्टॉल के अंकल उसे एडवाइस देते हैं कि रिलेशनशिप के पहले झगड़े में मेल का पहला सॉरी बोलना ही सही है। इसी एडवाइस को फॉलो करके ईसाई सुजू को सॉरी का मैसेज भेजता है और उसे डेट पर चलने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो मान जाती है। इसलिए ईसाई खुशी से डांस करने लग जाता है। उसकी हरकतें देखकर उसके कलीग समझ जाते हैं कि ईसाई को सुजू का मैसेज आया होगा, इसीलिए वो इतना खुश है। उनकी ये बातें वहां पर आए हुई साकू ने सुन ली थी, जो कि ईसाई के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। पर सुजू की बात आते ही उसका मूड खराब हो जाता है और वो उनका डेट खराब करने के लिए ईसाई को उसे मेट्रो तक छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए ईसाई मान जाता है। वहीं सुजू ईसाई से मिलने के लिए मेट्रो की तरफ आ रही थी, तभी उसे ईसाई की गाड़ी दिखती है। पर जब वो उसके पास जाती है तो वहां पर उसे ईसाई और साकू किस करते हुए दिखते हैं। वो उन लोगों को देखकर एक जगह पर छुप जाती है और उन्हें देखने लग जाती है। वहीं साकू ईसाई को अपनी दिल की फीलिंग्स बताती है और उसे प्रपोज करती है, लेकिन वो ईसाई का जवाब उसे नहीं मांगती। साकू के मुताबिक उसे पहले से पता है कि ईसाई उससे प्यार नहीं करता, फिर भी उसे अपनी दिल की फीलिंग्स उसको बतानी थी और ईसाई को पूरा हक है अपने हिसाब से अपना प्यार ढूंढने का। सिर्फ उसे ही प्यार करने के लिए वो ईसाई को कभी भी फोर्स नहीं करेगी। ये बोलकर वो रोते हुए वहां से चली जाती है। साकू को इस तरीके से उसे किस करना और प्रपोज करना ईसाई के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था और उसे साकू को लाया हुआ गिफ्ट भी दिखता है। तभी सुजू उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है, पर वो साकू की बात अभी उसे नहीं पूछती और ईसाई के साथ डेट पर चली जाती है। इवनिंग को फिर किरियो जब घर पर आई हुई लेटर को चेक कर रही थी, जिसमें से एक लेटर साकू की रियल मॉम का था। वो इस लेटर को पढ़ने ही वाली थी, पर साकू को घर आता हुआ देखकर वो लेटर को बालकनी से फेंक देती है। साकू के रूम में जाने पर वो लेटर को बाहर से लेकर छुप छुप कर पढ़ती है, जिसमें लिखा हुआ था कि साकू की रियल मॉम एक बार उसे मिलना चाहती है। इस खबर से किरियो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, फिर भी उसे ये बात साकू को बतानी तो थी ही। इधर ईसाई सुजू को अपने घर पर लेकर जाता है और उस दिन उस पर गुस्सा करने के लिए माफी मांगता है। उस टाइम पर फूजी को वहां पर देखकर उसे बहुत ही बुरा लगा था, क्योंकि फूजी है ही इतना हैंडसम, सुजू से एज में भी बड़ा है और डॉक्टर भी है, उसकी तरह डेफ भी नहीं है। और क्योंकि वो डेफ है तो उसे ऐसा लगता है कि वो सुजू को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। उसकी ये बात सुनकर सुजू उसे समझाती है कि ईसाई के अलावा उसकी लाइफ में और कोई नहीं है, वो सिर्फ उससे ही प्यार करती है। हालांकि वो उसे साकू के बारे में पूछती है, तब ईसाई उसे प्रॉमिस करता है कि साकू उसके लिए सिर्फ एक अच्छी दोस्त या फिर सिस्टर जैसी है, वो उसे एक गर्लफ्रेंड की नज़र से कभी भी नहीं देख सकता। ईसाई की इस बात पर तो सुजू पहले से भरोसा करती है, इसीलिए साकू को उसे किस करता हुआ देखकर वो उस पर गुस्सा नहीं हुई। सुजू उसे एक गिफ्ट देती है, जिसे पाकर ईसाई काफी खुश होता है। अब दोनों स्टार्स को देखकर बातें करने लग जाते हैं। दोनों को ऐसा लगता था कि स्टार लाइफ और डेथ की बाउंड्री है, बिल्कुल उनके प्रोफेशन की तरह। यहाँ पर सुजू डॉक्टर बनकर लोगों की लाइफ सेव करती है और इसे मरने के बाद लोगों की इम्पोर्टेंट चीजों का ख्याल रखता है। यही सब बातें करते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वहीं डॉक्टर फौजी सुजू के बारे में सोच रहे थे। आजकल वो सुजू की तरफ एक अलग ही अट्रैक्शन फील कर रहे थे। अगले दिन ईसाई की ग्रैंडमा सुजू को ब्रेकफास्ट करने के लिए नींद से जगाती है और सबके लिए ब्रेकफास्ट ईसाई बनाता है, जिसे सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। इधर किरियो ब्रेकफास्ट के दौरान साकू को उसकी मॉम का लेटर देती है और उसे एक बार उसे मिलने के लिए बोलती है। साकू अपनी मॉम से मिलना तो नहीं चाहती थी, पर किरियो के फोर्स करने पर वो लेटर अपने पास रख लेती है। अब जब वो स्कूल जाने वाली थी, तभी उसका सामना ईसाई से होता है, जो कि उसे उसका गिफ्ट लौटाना चाहता था। ये चीज साकू के लिए काफी हर्टफुल थी और वो ईसाई से कोई बात किए बिना ही रोते रोते वहां से भाग जाती है। इस दौरान उनके बीच बदलते हुए बिहेवियर को हारू भी नोटिस करता है। वहीं साकू स्कूल नहीं जाती, एक जगह पर बैठकर ईसाई के लिए रोने लग जाती है। इस दौरान उसकी मुलाकात चार्ली से होती है, जो कि यहाँ वहाँ की बातें करके उसे चेयर अप करता है। चार्ली का नेचर साकू को बहुत ज्यादा पसंद आता है।
दूसरी तरफ सुसु जब हॉस्पिटल जाती है तो नर्स उसे और बाकी सबको एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाती है जहाँ पर पिक आउटफिट पहनकर कुछ लेडीज सुजू का घर गार्ड कर रही थी। किसी भी अनजान पर्सन को सुजू के घर के पास नहीं आने दे रही थी। तभी नर्स कीटा से उन्हें पता चलता है कि ये लेडीज उनकी ही दोस्त हैं। यंग एज में वो एक पिंक बाइकर गैंग में थी। उसी टाइम से वो इन लेडीज की दोस्त है। सुजू को कोई परेशान ना करे, उसके घर पर अटैक ना करे, इसीलिए कीटा ने अपने गैंग की दोस्तों से हेल्प मांगी थी। ये सुनकर सुजू कीटा को थैंक यू बोलती है। साथ ही उन लेडीज के लिए भी वो काफी ग्रेटफुल थी। वहीं डेथ क्लीनिंग ऑफिस में जब सभी लोग काम और हंसी मजाक कर रहे थे तभी वहां पर साको आती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक थे क्योंकि उसने अपने बाल चार्ली की तरह पिंक करवा लिए थे। लेकिन ईसाई उसे देखकर समझ गया था कि उसका प्यार ठुकराने की वजह से ही साकू ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। इतना सब काफी नहीं था कि उसी टाइम वहां पर चार्ली फूड डिलीवरी करने के लिए आ जाता है। वो अपनी तरह साकू का पिंक हेयर देखकर शॉक था। जिसके बाद हम सुजू को अपने नया घर ढूंढते हुए देखते हैं क्योंकि उसके पुराने घर का एड्रेस सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। पर प्रॉपर्टी डीलर का दिखाया हुआ घर सुजू को पसंद नहीं आता। घर के पास ही स्टेशन था, इसीलिए घर में जरा भी शांति नहीं थी। ऊपर से घर का प्राइस भी ज्यादा था। तभी वहां पर ईसाई आता है जो कि सुजू के साथ हंसी मजाक करने लग जाता है और फिर उसे अपने घर लेकर जाता है। रात को सुजू ईसाई के घर ही रुकती है और दोनों बहुत बातें करते हैं। अगले दिन सुजू के पास साको आती है अपनी प्रेगनेंसी की खबर लेकर और उसके मुताबिक वो ईसाई की वजह से प्रेग्नेंट है। हालांकि सुजू समझ चुकी थी कि उसे और ईसाई को अलग करने के लिए साको झूठ बोल रही है, पर वो साको पर जरा भी गुस्सा नहीं थी। टीनेज में हो रहे चेंजेस को वो अच्छी तरीके से समझ रही थी, इसीलिए वो साको से आराम से बात करती है। ये देखकर साको सुजू से हेल्प मांगती है। साको अकेले अपनी रियल माँ से नहीं मिलना चाहती थी और सुजू जब उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है तो साको उसे लेकर अपनी रियल मॉम से मिलने जाती है। रास्ते में दोनों बहुत सी बातें करते हैं। बीच बीच में साको अपनी प्रेगनेंसी की बात सुजू को सुना रही थी ताकि सुजू इसे सच मान ले, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। उसके लिए तो ये जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिर अपनी माँ से मिलने जाने के लिए साको उसे ही क्यों लेकर आई। साको के मुताबिक वो असल में इस जर्नी के दौरान सुजू की पर्सनालिटी जानना चाहती थी। साथ ही उसके लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ईसाई सुजू के प्यार में इतना पागल क्यों है और दोनों की मुलाकात हुई कैसे। तब सुजू उसे कैंपिंग की बात कहती है जब वो और ईसाई पहली बार मिले थे। फिर ईसाई ने उसकी मॉम के घर की डेथ क्लीनिंग भी की थी। तब ईसाई आखिरी पर्सन था जो कि उसकी मॉम की मौत से पहले उनसे मिला था। उनके साथ उसने बातें की थी, उन्हें खुश रखा था। साथ ही उसकी मॉम की इम्पोर्टेंट चीजें उसके पास थी। उसके बाद दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते गए। सुजू की ये बातें सुनकर साको हंस देती है। उसकी लाइफ की अगर बात करें तो उसकी मॉम उसे पैदा होते ही छोड़कर चली गई थी और अब जाकर उन्हें उसकी याद आई है। उसके फादर ने किरियो के साथ शादी तो की, पर वो भी उन्हें छोड़कर किसी और के पास चले गए जब वो सिर्फ 3 साल की थी। दोनों पेरेंट्स के छोड़ जाने के बाद किरियो ने ही उसे बड़ा किया, वो भी अपनी बेटी की तरह, जबकि उसका और किरियो का कोई ब्लड रिलेशनशिप है ही नहीं। ये सब बातें करते करते वो उसकी रियल मॉम के घर तक आ गई थी जहाँ पर वो उनसे मिलती है। दोनों सालों बाद एक दूसरे को देख रहे थे, इसलिए दोनों के बीच एक ऑकवर्डनेस थी। वहीं किरियो फूजी के साथ डिनर कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि साकू अपनी रियल मॉम के पास ही रहेगी, उसके पास वापस नहीं आएगी। आखिर अपना खून तो अपना ही होता है ना। दुख के मारे किरियो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही थी। उसी टाइम वहां पर आरू और इसे डिनर करने के लिए आ जाते हैं। उन्हें वहां पर देखकर फौजी उन्हें अपने साथ ही बैठा लेता है। हालांकि ईसाई फौजी से नफरत करता था, वो तो साइन लैंग्वेज में उसे बुरा भला बोले जा रहा था, उसे सुजू से दूर रहने के लिए बोल रहा था, लेकिन उसकी साइन लैंग्वेज फौजी को जरा भी समझ नहीं आ रही थी। तब आरू ईसाई की एक बात फौजी को ट्रांसलेट करके समझाता है। हालांकि फौजी को इस बात का जरा भी बुरा नहीं लगता। इस दौरान जब ईसाई को फौजी की वाइफ और उसके बच्चे की मौत के बारे में पता चलता है तो उसे फौजी के लिए बुरा लगता है। यहाँ पर किरियो और फौजी की वाइफ स्कूल फ्रेंड्स थे, इसलिए आयागो की मौत का दुख किरियो को भी था। ऊपर से आज तो किरियो साकू की टेंशन में काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही थी, इसलिए फौजी और ईसाई उसे उठाकर घर तक छोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें घर के बाहर सुसु और साकू मिलती है। साकू को घर में वापस देखकर किरियो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे तो लगा था कि साकू अपने रियल मॉम के पास ही रहेगी, उसके पास वापस नहीं आएगी। पर साकू के मुताबिक वो कैसे ना वापस आती, उसके लिए तो किरियो इसकी मॉम है। जब उसे ब्लड रिलेशनशिप के माँ बाप ने ही छोड़ दिया तब किरियो ने ही उसे संभाला, उसे अपनी बेटी की तरह पाला, तो वो उसे छोड़कर किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। ये सुनकर किरियो काफी ज्यादा खुशी से उसे गले लगा लेती है और दोनों माँ बेटी का प्यार देखकर सभी काफी खुश थे।
साथ ही इस दौरान ईसाई और साकू की समय मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी। दोनों पहले की तरह दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे अब ईसाई और फूजी की भी दोस्ती हो रही थी। यहाँ तक कि दोनों अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और ईसाई उसे कुछ साइन लैंग्वेज भी सिखाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में सभी स्टाफ अपनी लाइफ की बातें शेयर कर रहे थे, जहाँ पर नर्स कीटा चार्ली की अजीब हरकतों के बारे में बता रही थी। तभी वहाँ पर चार्ली अपना बर्थडे केक लेकर आता है, पर अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ कीटा के लिए, क्योंकि चार्ली के मुताबिक बर्थडे के दिन उन्हें अपने पेरेंट्स को स्पेशल फील करवाना चाहिए, उन्हें गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से वो दुनिया में आते हैं और एक अच्छा पर्सन बन पाते हैं। ये बोलकर चार्ली अपनी माँ को थैंक यू बोलता है। चार्ली की ये बातें सुनकर कीटा काफी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद वो चार्ली का बर्थडे केक कट करती है और केक में चार्ली ने अपनी मॉम की यंगर फोटो लगा रखी थी, जब वो पिंक बाइक गैंग के अंदर थी। जहाँ पर कीटा का ये पुराना रूप देखकर हॉस्पिटल स्टाफ को बहुत ज्यादा मजा आता है। कुछ देर बाद अब चार्ली की मुलाकात साकू से होती है, जिसने अब अपना बाल पहले की तरह ब्लैक करवा लिए थे, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ की एक न्यू शुरुआत करने वाली थी और ईसाई के साथ उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो गई थी। ऊपर से सूजो के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। साथ ही यहाँ पर हम चार्ली और साकू के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत होते हुए भी दिखते हैं। पर हर किसी की किस्मत में खुशी एक साथ नहीं आती। जहाँ पर सूजो से मिलने के लिए हॉस्पिटल में वही पर्सन आता है जिसकी वाइफ डिलीवरी के टाइम मर गई थी और इसका जिम्मेदार वो सूजो को मानता है। उसे अपने सामने देखकर सूजो तो काफी डर जाती है। इस पर्सन का नाम नोंग है और आज वो सूजो को अपनी वाइफ होकोतो की मौत याद दिलवाने के लिए आया है। उसे गिल्टी फील करवाने आया है कि आखिर कैसे सूजो ने उसकी वाइफ की जान ले ली थी, क्योंकि सूजो के डॉक्टर दोस्त ने तो उसे भरोसा दिलवाया था कि सूजो एक अच्छी डॉक्टर है जो कि होकोतो की जान बचा लेगी। हॉस्पिटल तक आने तक तो होकोतो उससे बात कर रही थी, तो वो बाद में मर कैसे गई? जरूर सूजो ने उसकी जान ली होगी। कोर्ट भले ही उसे छोड़ दे, लेकिन उसके लिए सूजो एक क्रिमिनल ही रहेगी। सूजो की लाइफ तो बड़ी अच्छी चल रही है, दो दो लड़के उसके आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन उसका क्या? बिना माँ की बच्ची को उसने अकेला बड़ा किया है। उसकी जॉब तक चली गई, उसकी बेटी को माँ का प्यार तक नहीं मिला। उसने अपनी वाइफ होकोतो को खो दिया सिर्फ और सिर्फ सूजो की वजह से। ये सब बोलकर वो सूजो को गिल्टी फील करवा रहा था और सूजो उसे अपने इतने पास देखकर काफी डर गई थी। उसे पास्ट का वो इंसिडेंट हॉन्ट कर रहा था। लकीली उसी टाइम वहाँ पर डॉक्टर फूजी आते हैं और सूजो को बाहर भेजकर अकेले में नोंग से बात करते हैं। फूजी समझ चुका था कि नोंग ने ही बदला लेने के लिए सोशल मीडिया पर सूजो के खिलाफ हेट फैलाया है और उसके घर पर भी हमला किया था, लेकिन नोंग के मुताबिक उसने कोई गलती नहीं की है। सूजो जैसी मर्डरर ऐसा ही ट्रीटमेंट डिजर्व करती है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। बाहर उसकी बेटी मिकी मिट्टी से खेल रही थी, जिसे नोंग अपने साथ लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद डॉक्टर फूजी सूजो को हाफ डे की छुट्टी लेकर आराम करने की एडवाइस देता है, लेकिन सूजो अपना काम कंटिन्यू करना चाहती थी। वैसे भी हर पेशेंट नोंग जैसा आयुर्वेद नहीं होता और बाकी पेशेंट्स को उसकी जरूरत थी। इस दौरान जब दोनों बात कर रहे थे, तभी हॉस्पिटल के स्टाफ को लगता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और फ्लर्टिंग कर रहे हैं। इसीलिए जब डीन सूजो को ईसाई का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल से जाते हुए देखते हैं, तो वो ये बात तुरंत जाकर डॉक्टर फूजी को कह देते हैं कि आखिर वो ऐसे कैसे अपनी पसंद की लड़की को किसी और के साथ जाते हुए देख सकता है और फूजी को जल्दी से सूजो को प्रपोज कर देना चाहिए। लेकिन फूजी के मुताबिक उसे डॉक्टर सूजो पसंद तो है, उसे देखकर वो अट्रैक्टेड भी फील करता है, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि सूजो और ईसाई एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता। वो उनका सच्चा दोस्त बनकर ये बहुत खुश है। वहीं ईसाई आज फूजी की तरफ फॉर्मल ड्रेस पहनकर आया था सूजो को डेट पर ले जाने के लिए, पर सूजो इस तरीके से ड्रेसअप होकर नहीं आई थी। इसलिए ईसाई उसे शॉपिंग पर लेकर जाते हैं, जहाँ वो बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करने के बाद ईसाई की पसंद की ड्रेस खरीद कर पहन लेती है। फिर वो सूजी को एक फैंसी रेस्टोरेंट में एक रोमांटिक डिनर करवाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो आज हॉस्पिटल में हुए इंसिडेंट के बारे में सूजो से पूछता है। फूजी ने उसे पहले ही मैसेज कर दिया था कि आज नोंग नाम का एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया और सूजो को परेशान करने लगा। फूजी के कहने पर ही आज वो सूजो को डेट पर लेकर आया ताकि उसका मूड सही हो जाए। तब सूजो उसे नोंग के बारे में और उसकी डेड वाइफ के बारे में बताती है। वो जानती है कि उसकी वाइफ को बचा नहीं पाई, पर उसने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। फिर भी नोंग सोचता है कि उसने जानबूझकर उसकी वाइफ को मारा है। कोर्ट उसे इनोसेंट जरूर मानती है, पर नोंग के मुताबिक वो एक क्रिमिनल है। नोंग की ये बात उसे हॉन्ट करती है। सूजो को इतना डरा हुआ और टेंशन में देखकर इसे उसे नोंग की बातें इग्नोर करने की एडवाइस देता है। वैसे भी उस इंसिडेंट की सच्चाई तो सूजो को भी पता है ना, तो बाकी लोग क्या सोचते हैं इस बारे में सूजो को टेंशन लेनी नहीं चाहिए। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए सूजो एक परफेक्ट डॉक्टर है
ईसाई की ये बात सुनकर सुजू का मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाता है और दोनों अपना डिनर एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ किरियो और साकू पोजी को अपने घर एक कॉकरोच पकड़ने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि वो दोनों कॉकरोच से काफी डरती थी। कॉकरोच पकड़ने के बाद किरियो के कहने पर फोजी उनके घर डिनर के लिए रुक जाता है। इस दौरान फोजी किरियो को सुजू और नोंग के बीच हो रही प्रॉब्लम के बारे में बताता है। जिस तरह सुजू नोंग की वाइफ को नहीं बचा पाई और अब तक नोंग उसी का बदला सुजू से इस तरीके से ले रहा है। ये सारी बातें किरियो को अब तक पता नहीं थी। जो सब जानकर किरियो को सुजू के लिए ही नहीं बल्कि सभी डॉक्टर्स के लिए बुरा फील होता है। सच में डॉक्टर्स की लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। कितनी मेहनत के बाद एक पेशेंट की जान वो लोग बचा पाते हैं, और अगर कभी किसी पेशेंट को डॉक्टर नहीं बचा पाते तो उनको काफी कुछ झेलना पड़ता है। वैसे फूजी की हिम्मत देखकर किरियो काफी इम्प्रेस थी। उसकी भी तो वाइफ अयाको की जान डॉक्टर नहीं बचा पाए थे, फिर भी अपनी जॉब छोड़कर फूजी ने डॉक्टर की पढ़ाई की और एक सक्सेसफुल डॉक्टर बना। लेकिन फौजी के मुताबिक उसकी डॉक्टर बनने की वजह सुजू है। वो एक अकेली ऐसी डॉक्टर थी जो कि उसकी वाइफ और बच्चे की मौत पर आंसू बहा रही थी। सुजू का वही प्योर हार्ट देखकर उसने डॉक्टर बनने का डिसाइड किया था, ताकि वो उसी की तरह एक सच्चा डॉक्टर बन सके जो कि अपने पेशेंट के दुख को समझे। इधर सुजू ने डिनर पर काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए उसे पीठ पर उठाकर अपने घर पर लेकर आता है और सुला देता है। फिर वो सोती हुई सुजू को प्यार से देखने लग जाता है। फिर जब वो लाइट ऑफ करने जाने वाला था, तभी उसे विंडो के बाहर एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, और ये और कोई नहीं नोंग की बेटी मिकी थी। मिकी को ईसाई ने कुछ दिनों पहले सुजू के घर के बाहर देखा था, जब सुजू के घर पर नोंग ने पत्थर फेंक कर अटैक किया था। हालांकि अब तक ईसाई को मिकी किसकी बेटी है ये पता नहीं था, इसलिए वो बाहर जाकर साइन लैंग्वेज में मिकी से बात करने लग जाते हैं। पर वो मिकी की खबर देने के लिए पुलिस को साइन लैंग्वेज में वीडियो कॉल करता है। तभी मिकी वहां से गायब हो चुकी थी, जो बात ईसाई को काफी अजीब लगती है। अगले दिन अब हॉस्पिटल में नर्स मरीना थोड़ी सी अजीब और परेशान दिखती है। उसे थोड़ा देर ऑब्जर्व करके ही सुजू समझ जाती है कि मरीना प्रेग्नेंट है, लेकिन ये प्रेगनेंसी उसके लिए खुशी से ज्यादा परेशानी थी। इसकी वजह से उसका बॉयफ्रेंड ताकुयो, जिसने लॉ की डिग्री ली है और एग्जाम पास करके वो जज भी बन सकता है, लेकिन उसने अपनी लॉयर की जॉब छोड़ दी है क्योंकि उसे अपनी नॉवल पब्लिश करनी है। इसीलिए कई महीनों से घर का खर्चा मारीना ही मैनेज कर रही है। अब अगर ताकुयो को बच्चे के बारे में पता चला तो घर चलाने के लिए उसे जॉब करनी होगी और मरीना को जॉब छोड़नी होगी, डिलीवरी से लेकर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने तक। अब पता नहीं ताकुयो अपने नॉवल पब्लिश करने का सपना छोड़कर बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा कि नहीं, कहीं वो उसे छोड़ ना दे। इसी बात का डर मारीना को हो रहा था। वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है। मारीना की ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। क्लियरली उन्हें पता चल चुका था कि ताकुयो एक लेजी पर्सन है जो कि काम नहीं करना चाहता और नॉवल लिखने के बहाने मरीना के पैसों पर पल रहा है। इसीलिए डीन, नर्स और सुजो मरीना के मना करने के बाद भी उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ किरियो एसाई और हारू को लेकर एक ऐसा घर साफ करने के लिए जाती है जहाँ पर कुछ दिनों पहले मर्डर हुआ था। पुलिस ने खुद उन्हें वो घर साफ करने का ऑर्डर दिया है, और अगर क्राइम सीन से जुड़ा हुआ कोई भी सबूत मिले तो उन्हें वो पुलिस को लौटाना है। हालांकि जिस घर में कोई मर्डर हुआ है, डोर खोलते ही फ्लोर पर उन्हें वहां पर ब्लड दिखता है। ऐसा घर साफ करने से तो ईसाई और हारू दोनों डर रहे थे। ऊपर से सफाई के दौरान जब घर की डोरबेल बजती है तो हारू डर के मारे चीख देता है, क्योंकि अब तक इस घर में हुए मर्डर का क्रिमिनल पकड़ा नहीं गया था। हालांकि ईसाई डेफ था तो उसे डोरबेल सुनाई नहीं देती। वैसे भी उसके मुताबिक कोई क्रिमिनल डोरबेल बजाकर थोड़ी ना उन्हें मारने के लिए आएगा। जो सुनकर हारू दरवाजा खोलते हैं, जहाँ पर उन्हें चार्ली दिखता है जो कि किरियो के कहने पर उनके लिए लंच लेकर आया था। तभी वहां पर किरियो आकर उन सभी को लंच करने के लिए बोलती है, लेकिन हारू और ईसाई को चिढ़ाने के लिए किरियो ने किमची सूप ऑर्डर किया था, जो कि बिल्कुल इस घर के क्राइम सीन में मिले ब्लड की तरह दिख रहा था। उन्हें इस तरीके से परेशान देखकर किरियो ने समझाती है कि हर घर उसके ओनर या फिर वहां पर रहने वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये घर भी उस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट था जिसका यहाँ पर मर्डर हुआ, इसलिए उन्हें बाकी चीजें इग्नोर करके इस घर को साफ करना चाहिए। उनका तो वही काम है। किरियो की ये बात सुनकर हारू और ईसाई अब बिना कोई प्रॉब्लम और डर के अपना काम करने लगते हैं। वहीं सुजुडीना नर्स मरीना के साथ उसके घर पर जाकर ताकुयो से बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर ताकुयो एक एवरेज लुकिंग पर्सन था। वो सभी के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा था, उनको खाना ऑफर कर रहा था, यहाँ तक कि डीन को उसने अपनी लिखी हुई नॉवल की स्टोरी भी दिखाई। तब कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद सुजू ताकुयो को मरीना की प्रेगनेंसी की खबर देती है और इस बारे में उसका डिसीजन पूछती है। कुछ महीनों बाद डिलीवरी से लेकर बच्चा थोड़ा बड़ा होने तक मरीना जॉब नहीं कर पाएगी, तब ताकुयो कैसे बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा।
और घर का खर्चा मैनेज करेगा। लेकिन ताकुयो के मुताबिक उसे बच्चे पसंद है, उसे फादर बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर वो अपनी नॉवल पब्लिश करने का अपना सपना कंटिन्यू रखेगा। तो क्या ताकुयो सच में मारिना के साथ उसके पैसों के लिए है? ये बात सुनकर ताकुयो एकदम भड़क जाता है। वो सच में मारिना से प्यार करता है और उसे ये बच्चा चाहिए। यहाँ तक कि वो मारिना को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है, जो देखकर मारिना के साथ साथ डीन और सोरो काफी ज्यादा शॉक थे। पर इन सब चक्कर में मेन बात तो रह ही जाती है कि ताकुयो मारिना की प्रेगनेंसी के टाइम पूरे घर की और बच्चे की जिम्मेदारी कैसे संभालेगा, वो जॉब करेगा या फिर नहीं। डीन और सोरो भी इमोशन में बहकर कई सवाल वहां पर पूछने आए थे लेकिन भूल गए, और यहाँ पर सभी को इतना खुश देखकर सुजू भी यही टॉपिक एंड कर देती है और उनके साथ डिनर एंजॉय करती है। अगले दिन हारू अपनी प्रेग्नेंट वाइफ शिवा को लेकर चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल आया हुआ था, जहाँ पर नोंग हॉस्पिटल आकर उनके पास बैठ जाता है और सुजू की वजह से कैसे उसकी वाइफ की मौत हुई थी ये उन्हें बताने लग जाता है। उसके इन बातों से डर कर दोनों ही थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, लेकिन नोंग फिर से उनके पास जाकर उन्हें सुजू से दूर रहने के लिए कहता है और किसी और डॉक्टर से अपनी डिलीवरी करवाने की एडवाइस देता है। पर हारू और शिवा को सुजू की स्किल्स पर पूरा भरोसा था। ये सुनकर नोंग हॉस्पिटल में हंगामा करने लग जाता है। उसकी आवाज सुनकर सुजू के साथ साथ बाकी स्टाफ भी वहां पर आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोंग गुस्से में चीजें यहाँ वो फेंकने लग जाता है। यहाँ तक कि उसके सामने जो कोई भी आता है वो उस पर हाथ उठा देता है। इस दौरान डॉक्टर फूजी इंजर्ड हो जाता है। नोंग तो मरीना पर भी हाथ उठाने वाला था, लेकिन सही टाइम पर सुजू उसे मरीना की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। तब नोंग मरीना को नहीं मारता, लेकिन वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा था कि उसकी वाइफ का मर्डर होने के बाद भी सभी सुजू पर भरोसा कर रहे हैं, उसकी साइड ले रहे हैं, जबकि वो एक विक्टिम है। नोंग रोता चिल्लाता है और हंगामा करता है, लेकिन जब उसकी बेटी मीका आकर उसे पापा पुकारती है तो वो चुपचाप उसे लेकर वहां से चला जाता है। नोंग की इस हरकत से सुजू काफी डर गई थी किस तरीके से वो खुद को संभालती है, और बाकी पेशेंट से आज वो इंसिडेंट के लिए माफी मांगती है। पर डॉक्टर फूजी सुजू को देखकर समझ जाते हैं कि सुजू नोंग की वजह से काफी डरी हुई है और टेंशन में है। इसीलिए फूजी अगले दिन ईसाई के साथ मिलकर एक कैंपिंग करता है, जहाँ पर वो दोनों सुजू को लेकर आते हैं ताकि इसी बहाने सुजू थोड़ी सी रिलैक्स हो सके। लेकिन कैंपिंग के दौरान भी सुजू को नोंग की बातें याद आ रही थी। ऊपर से नोंग की बेटी मिकी का फेस देखकर सुजू को गिल्टी भी फील हो रहा था कि अगर वो नोंग की वाइफ को बचा पाती तो मिका आज बिना माँ के नहीं रहती। इन्हीं सब बातों को याद करके सुजू रोने लग जाती है। तभी सॉयर फौजी उसे संभालते हैं और उसका मूड सही करने के लिए उसके साथ फायरवर्क्स करते हैं। वहीं मिकी अपने फादर के साथ कहीं पर जा रही थी, तभी रास्ते में रुककर वो स्टार्स को देखने लग जाती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर नोंग भी स्टार्स को देखने लगता है। उन स्टार्स को देखकर उसे वही पास का टाइम याद आता है जब सुजू ने उसकी वाइफ की मौत की खबर उसे दी थी। अपनी वाइफ की मौत के बाद से नोंग पूरा टूट चुका था। उसने अपनी वाइफ के बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं करी थी। ऊपर से उसकी जॉब चली गई और सुजू को भी कोर्ट ने सजा नहीं दी। फिर से सुजू के खिलाफ कोर्ट में उसने केस किया था, लेकिन कोर्ट ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। कोर्ट के हिसाब से सुजू का उसकी वाइफ की मौत में कोई भी हाथ नहीं है। इन सब बातों की फ्रस्ट्रेशन में नोंग कभी कभी अपनी बेटी मीका पर भी चिल्ला देता है। वही सुजू की लाइफ में हैप्पीनेस देखकर सुजू के लिए उसके दिल में इतनी नफरत भर गई थी कि उसने सुजू के खिलाफ सोशल मीडिया पर हेट फैलाना शुरू कर दिया था। फूजी और ईसाई की फोटो सोशल मीडिया पर डालकर उसने सभी को कहा कि सुजू दो दो लड़कों के साथ टू टाइमिंग कर रही है। उसे सब जगह पर मर्डर साबित करने की उसने पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि उसके घर में पत्थर फेंक कर उस पर अटैक भी किया। पर अभी सुजू को सपोर्ट करने वाले लोगों को देखकर नोंग काफी ज्यादा गुस्सा था। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी बेटी मिकी साइन लैंग्वेज में स्टार्स बोल रही है, लेकिन मिकी को इस बार में पूछने पर वो कुछ बता नहीं पाती क्योंकि उसे साइन लैंग्वेज सिखाने वाले ईसाई का नाम नहीं पता था। नोंग भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और मिकी को गोद में लेकर घर चला जाता है। अगले दिन जब सुजू की नींद खुलती है तो उसे किचन से खाने की स्मेल आती है। वो जब खाना चेक करने जाती है तो वहाँ पर उसे ईसाई मिलता है जो कि सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। सुजू ईसाई और उसकी ग्रैंडमा के साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय करती है। इस दौरान तीनों साइन लैंग्वेज में सारी बातें करते हैं। सुजू अब पूरी तरीके से ईसाई की छोटी सी फैमिली का पार्ट बन चुकी थी। सुजू फिर काम पर चली जाती है और आज नर्स मारीना सुजू से अपना हेल्थ चेकअप करवाती है। वैसे तो इस टाइम मरीना की प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसका बेबी भी हेल्दी है। फिर भी सुजू ये जानना चाहती थी कि मरीना का बॉयफ्रेंड ताकुयो इस बच्चे को लेकर सीरियस है या फिर नहीं, उसने कोई जॉब सर्च करना शुरू किया भी कि नहीं। तो मरीना सुजू को ही नहीं बल्कि बाकी स्टाफ को भी बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी नॉवल से ही कमाई करना चाहता है।
और अपने नॉवल की स्टोरी के लिए वो चार्ली से मिलकर उसके स्लीपिंग बडी काम को जानना चाहता है। ये सुनकर चार्ली की मॉम कीटा भी शॉक थी कि आखिर उनके बेटे का फालतू का काम किसी के लिए स्टोरी इंस्पायरिंग कैसे हो सकता है। सभी लोग इस बारे में हंसी मजाक कर रहे थे। तभी नर्स कीटा की पिंक बाइक गैंग की एक लेडी आकर उन्हें खबर देती है कि उन्होंने उस स्टॉकर को पकड़ लिया है। पर जब वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो गैंग की लेडी ने हॉस्पिटल डीन और फूजी को पकड़ कर रखा हुआ था। ये देखकर कीटा गैंग लेडी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। उसने उन सबको हॉस्पिटल गार्ड करने के लिए रखा है और उस नॉन्ग को हॉस्पिटल के अंदर जाने से रोकने के लिए रखा है। लेकिन गैंग लेडीज उल्टा हॉस्पिटल की डीन और डॉक्टर को ये अंदर जाने से रोक रही थी। कम से कम वो हॉस्पिटल के बिल बोर्ड पर डीन की शक्ल तो देख लेती या फिर फूजी की डॉक्टर यूनिफॉर्म देख लेती। कीटा की ये सारी बातें सुनकर गैंग लेडीज को अपनी गलती रियलाइज होती है। वो डीन और फूजी से माफी मांगते हैं, जिसके बाद कीटा के ऑर्डर पर बाइक गैंग फिर से हॉस्पिटल को गार्ड करने लग जाती है। उसी दिन अपनी ड्यूटी खत्म करके फूजी अपने पुराने घर पर जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। उसकी वाइफ की मौत के बाद फूजी ने यहाँ पर रहना छोड़ दिया। बस महीने में कभी एक बार वो घर में आकर घर को साफ कर दिया करता है। घर का हर सामान अब भी पहले जैसा ही पड़ा हुआ है, मतलब कि जब तक उसकी वाइफ आया को यहाँ पर थी। और बच्चे के लिए भी जो कुछ सामान उन्होंने खरीदा था, यहाँ तक कि उस दिन का न्यूज़पेपर भी अभी तक वैसे ही रखा हुआ था। बस इसी तरीके से उसने आयाको को अपने दिल में रखा हुआ था। दूसरी तरफ सुजू और किरियो साइन लैंग्वेज क्लास खत्म होने के बाद फूजी के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर फूजी को किरियो से पता चलता है कि फूजी एक्स्ट्रा खाना अपने लिए नहीं बल्कि आयाको के लिए खरीदता है। वो हमेशा अपनी डेड वाइफ के लिए खाने के पेट से जाता है। और वो घर भी किरियो ने कई बार फूजी को सेल करने की या फिर रेंट पर देने की बात की थी, लेकिन फूजी तो उस घर को आयाको की याद में सेफ रखना चाहता है, ताकि उस घर में उसे आयाको की प्रेजेंस फील हो। इसीलिए फूजी उस घर में नहीं बल्कि कहीं और रहता है, ताकि आयाको ने जो घर सजाया था वो गलती से बदल ना जाए। ये सुनकर सुजू को उसके लिए काफी बुरा लगता है। अब जाकर सुजू को समझ में आया कि जब वो फूजी की न्यू अपार्टमेंट गई थी तो वहां पर इतना खाली खाली क्यों था, क्योंकि आयाको के बिना फूजी को अपना घर सजाने का मन नहीं है। दोनों इस बारे में बात कर रहे थे, तभी उनके सामने नोंग आता है, जो कि सूजी को मर्डर बोलने लग जाता है और किरियो को सुजू से दूर रहने को कहता है। पर किरियो उसे ही उल्टा सुनाने लग जाती है। सुजू अगर मर्डरर है तो वो भी एक स्टॉकर जैसा ही काम कर रहा है। सुजू ने अगर उसकी वाइफ को छीनकर उसकी लाइफ खराब की है तो वो सुजू को गलत साबित करके अपनी लाइफ सही क्यों नहीं कर लेता। ये बोलकर किरियो सुजू को लेकर वहां से चली जाती है और यहाँ नोंग पर किरियो की बातें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर गई थी। दूसरी तरफ किरियो को लग रहा था कि नोंग आज सुजू पर अटैक करने के लिए आया था, लेकिन सुजू ऐसा नहीं सोचते। उसने नोंग को करीब से ऑब्जर्व किया है। उसने कभी किसी को जानबूझकर हार्म नहीं किया। कल जब उसे पता चला कि मरीना प्रेग्नेंट है तो नोंग ने उस पर हाथ नहीं उठाया, मतलब कि अंदर से नोंग का दिल काफी साफ है। उसका गुस्सा और नफरत सिर्फ सुजू के लिए है, पर उसे वो मारना नहीं चाहता तो वो कब का उसे जान से मार देता। इधर फूजी जब अपने अपार्टमेंट में आता है तो उसे बाहर नोंग बैठा हुआ मिलता है, जो उसे बोलता है कि सुजू उसे धोखा दे रही है, वो दो लड़कों के साथ टू टाइमिंग कर रही है। पर फूजी उसकी ये बात इग्नोर करके नोंग को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहता है। किसी को हेट करके नोंग को आखिर क्या मिलेगा, और फूजी नोंग का दुख समझता है, क्योंकि उसकी भी वाइफ डिलीवरी के टाइम मरी थी। नोंग के पास कम से कम अपनी बेटी तो है, उसके पास जीने के लिए एक वजह है। लेकिन फूजी का तो बच्चा भी डिलीवरी के दौरान मारा गया था। पर नोंग के मुताबिक फिर भी फूजी उसका दुख नहीं समझ सकता, क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर है, तो उसकी वाइफ की मौत के लिए एक डॉक्टर को ब्लेम वो क्यों करेगा। तब फूजी उसे समझाता है कि वो अपनी वाइफ की मौत के बाद डॉक्टर बना और उसने अपनी वाइफ की मौत के लिए किसी डॉक्टर को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसके डॉक्टर बनने की वजह एक बदला है। आखिर फूजी का ये बदला किसके लिए था, ये बात वो नोंग को बताए बिना वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ईसाई सुजी से नोंग को इग्नोर करने की एडवाइस देता है, क्योंकि सुजू जितना उसे इम्पोर्टेंस देगी नोंग उतना ही उसके पीछे पड़ा रहेगा। ईसाई की ये बात सुजू मान जाती है और आज उसे किरियो से फूजू के बारे में जो कुछ भी पता चला वो सब वो ईसाई से कहती है। वैसे भी आजकल सुजू ने फूजू को थोड़ा सा परेशान देखा है। ये सुनकर ईसाई फूजी को खुश रखने की जिम्मेदारी खुद उठाता है। आखिर आजकल फूजी और वो अच्छे दोस्त बन चुके थे, जो सुनकर सुजू को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करके किस करते हैं। वहीं फूजी अपने घर में आयाको को याद करके सो जाता है। वहीं किरियो भी अपने ऑफिस में फूजी की और आयाको की कॉलेज टाइम की फोटो देखकर आयाको को मिस कर रही थी। आखिर आयाको उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी मौत का उसे भी बहुत ही दुख है। इधर फूजी को उदास देखकर
डीन उससे बात करने के लिए आते हैं और उनके हॉस्पिटल स्टाफ की कहानी उसे बताते हैं कि कैसे नर्स कीटा ने इसी हॉस्पिटल में अपने बेटे चार्ली को पैदा किया था। फिर कुछ सालों बाद वो इसी हॉस्पिटल में काम करने लगी है। नर्स सोरो और मारीना भी उनके हॉस्पिटल का पार्ट कई सालों से है। और वहीं सूजी को जब नॉन्ग की वाइफ की मौत की वजह से यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था तो उन्होंने खुद सूजू को जॉब ऑफर की, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस ऑपरेशन में सूजू की कोई भी गलती नहीं थी, बल्कि उसे उसकी दोस्त ने फंसाया था। उसने कुछ सही टाइम पर नॉन्ग की वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तब से लेकर आज तक सूजन ने उनके हॉस्पिटल को बहुत ही अच्छे से संभाला है और अब सभी की तरह फूजी भी उनके इस मेडिकल फैमिली का हिस्सा बन चुकी है, भले ही वो 5 महीने से यहाँ पर हो। यही सब बातें सुनकर फूजी को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। इधर ईसाई हारू और उनके एक स्टाफ मेंबर को घर क्लीन करते टाइम फ्लोर के नीचे बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन वो लोग उन पैसों को पुलिस को लौटाने का प्लान करते हैं। काम खत्म होने के बाद जब ईसाई और हारू बात कर रहे थे तब ईसाई को कुछ दूर पर नॉन्ग की बेटी मिकी दिखती है, जिसे वो बात करने के लिए जाता है। इस पॉइंट पर ईसाई को नहीं पता था कि मिकी नॉन्ग की बेटी है, इसलिए वो उसे उसके फादर के बारे में पूछता है और उन दोनों के बीच हुई बातें हारू ने ट्रांसलेट करके बता रहा था। इस दौरान मिकी का कहना था कि उसके फादर उसे कभी कभी छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन बाद में खुद लेने के लिए भी आ जाते हैं। ये बात दोनों को काफी अजीब लगती है कि आखिर कौन सा बाप अपनी बेटी को ऐसे अबैंडन कर देता है। तभी मिकी ईसाई को साइन लैंग्वेज सिखाने की रिक्वेस्ट करती है, पर ईसाई उसके साथ और बात कर पाता। तभी उसे फौजी का कॉल आ जाता है जो उसे हॉस्पिटल बुलाता है। फौजी को ईसाई की ग्रैंडमा मार्केट में मिली थी, जहाँ पर वो अचानक बेहोश हो गई थी। वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गया, पर डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें हार्ट अटैक आया है। ये जानकर ईसाई तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और मिकी हारू के पास रहती है। हॉस्पिटल पहुंचने पर फौजी ईसाई को उसकी ग्रैंडमदर के पास ले जाता है। अभी उसकी ग्रैंडमदर की हालत स्टेबल है, पर वो बेहोश हालत में थी। अपनी ग्रैंडमदर को ऐसे देखकर ईसाई सदमे में था। अपने पेरेंट्स की तरह वो ग्रैंडमदर को नहीं खोना चाहता था। आखिर उसकी ग्रैंडमा उसे इतने सालों से संभाल रही थी। कुछ देर बाद सुजू आती है ग्रैंडमा को देखने के लिए, जिसे फौजी ने इस बारे में खबर दी थी। सुजू को देखकर ईसाई उसे हक करके रोने लग जाता है और सुजू उसे कंफर्ट करती है। फिर कुछ देर के लिए सुजू बाहर जाती है फौजी से बात करने के लिए। आजकल उसे फौजी परेशान दिख रहा था। फौजी उसे हमेशा हेल्प की है एक अच्छे दोस्त की तरह, इसीलिए अगर फौजी डिप्रेस है तो सुजू उसे कंफर्ट करने के लिए उसके साथ सो सकती है। वैसे यहाँ पर उसका मतलब चार्ली की तरह स्लीपिंग बडी बनकर फौजी को कंफर्ट करने का था, बस उसके मुंह से वर्ड गलत निकल गया। इसलिए वो काफी एम्बैरस फील करती है और फौजी को उसकी बात का रियल मीनिंग समझाती है। सुजू की ये गलती देखकर फौजी को बहुत ज्यादा हंसी आती है। वो उससे नॉन्ग की बात कहता है कि कभी कभी फौजी नॉन्ग से रिलेट कर पाता है। आखिर दोनों ने अपनी प्यार अपनी वाइफ खोई है। अपनी वाइफ के बिना उनकी लाइफ एक जगह थम सी गई है। तब सुजू उसे खोलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए बोलती है। अगर उसे रोना आ रहा है तो वो रो ले, हंसना आ रहा है तो हंस ले और गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा कर ले। आखिर उसे रोका किसने है? इस तरीके से फीलिंग को अपने अंदर दबाना सही नहीं है। दोनों ये बातें कर ही रहे थे, तभी सुजू को हारू का कॉल आ जाता है। हारू को अभी याद आया कि मिकी को उसने उस दिन हॉस्पिटल में देखा था। तब मिकी ने नॉन्ग को पापा बोला था। ये बात हारू सुजू से कहता है। साथ ही नॉन्ग जो मिकी को छोड़कर चला गया है ये बात बताता है। ये सुनकर सुजू फौजी के साथ हारू के बताए हुए एड्रेस पर जाने लग जाती है। वही ग्रैंडमा को होश आ गया था, वो बिल्कुल ठीक थी। इसलिए ईसाई बाहर जाकर सुजू को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती क्योंकि उसका सामना रास्ते में नॉन्ग से होता है। लेकिन शॉकिंगली नॉन्ग यहाँ पर उसे माफी मांगता है। अब उसने जो कुछ भी उसके साथ किया था उसके लिए। फिर वो कहीं पर जाने लग जाता है। सुजू को उसका ये बिहेवियर काफी अजीब लगता है। वो फौजी के साथ उसका पीछा करती है। कुछ देर बाद उसे रियलाइज होता है कि नॉन्ग समुद्र में कूदकर आत्महत्या करने वाला है। नॉन्ग ने अपनी लाइफ से हार मान ली थी। वो चाहता था कि सुजू को उसकी वाइफ की मौत के लिए सजा मिले, जो कि नहीं हो पाया। उल्टा बहुत से लोग उससे प्यार करते हैं। इसी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उसने अपनी बेटी को अबैंडन कर दिया और सुजू से माफी मांगी, क्योंकि उसे लड़कर उसे कोई फायदा नहीं हुआ और अब वो हार मानकर अपनी लाइफ खत्म करना चाहता है। वैसे सुजू के साथ गलत करके वो खुद भी खुश नहीं था। तभी सुजू और फूजी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉन्ग उसे खुद से दूर कर देता है। उसके पास जीने के लिए कोई भी वजह नहीं थी, इसीलिए वो सुसाइड करने का अपना डिसीजन नहीं बदलेगा। नॉन्ग मरने जा ही रहा था, तभी उसे मीका की आवाज सुनाई देती है, जो उसे पापा कहकर बुलाती है। मिकी को वहाँ पर ईसाई और हारू लेकर आए थे और मिकी और नॉन्ग की बेटी है। ईसाई को इन सब के बारे में हारू से ही पता चला, इसलिए वो तुरंत उसे लेकर वहाँ पर आया।
अपनी बेटी मिकी की आवाज सुनकर नोंग रोने लग जाता है। आखिर वो क्या करे, अपनी बेटी के लिए जिए या फिर अपनी वाइफ के पास जाने के लिए खुद को खत्म कर ले। अपनी वाइफ के बिना उसे लाइफ नरक जैसी लग रही थी। वो सिर्फ अपनी वाइफ के लिए जस्टिस चाहता था। उसके मुताबिक सूजू ने ही उसकी वाइफ छीनी है, पर उसे कोई सजा नहीं मिली, तो अब वो क्या करे। नोंग को ऐसे रोता हुआ देखकर ईसाई उसे हक करता है। फिर भी नोंग सिर्फ रोता रहता है अपनी वाइफ को याद करके। ईसाई यहाँ पर कुछ बोल तो नहीं पा रहा था और उसे दिलासा भी नहीं दे पा रहा था, पर कई बार किसी डिप्रेस पर्सन को एक बार प्यार से गले लगाना ही काफी होता है, ताकि उस पर्सन के साए में वो अपने दुखों को एक्सप्रेस कर सके। ईसाई का हक भी नोंग के लिए वही काम करता है। कुछ देर बाद सूजू और फूजी भी उसे हक करने के लिए आते हैं और नोंग आज खुलकर अपने दुखों को याद करके रोता है। जिसके बाद वो लोग नोंग को पब्लिक बाथ लेकर जाते हैं, जहाँ पर ईसाई, हारू और फूजी नोंग के साथ बातें करते हैं, उसे हंसाते हैं। वहीं पास के रूम में नोंग की बेटी सूजू के साथ नहा रही थी, जो वहीं से आवाज लगाकर नोंग की खबर ले रही थी और नोंग भी उसे जवाब दे रहा था। आज उसे रियलाइज हुआ, आखिर उसके जितना मीका का ख्याल कौन ही रखता, उसे कौन अपने फादर से ज्यादा प्यार दे पाता। नोंग ने अपनी वाइफ को जरूर खोया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने दुखों के अंदर अपनी बेटी को इग्नोर कर दे। पास्ट में अगर सूजू उसकी वाइफ की डिलीवरी ना करती, तब शायद दूसरा डॉक्टर उसकी बेटी को भी नहीं बचा पाता। तब तो नोंग के पास जीने की कोई वजह ही नहीं होती। अब कम से कम सूजू की वजह से उसकी बेटी जिंदा है, उसके पास जीने की एक वजह है। उसकी बेटी भी तो उसकी वाइफ का ही एक पार्ट है, उसकी आखिरी निशानी है। बस यही सब बात सोचकर और उन सभी का सपोर्ट पाकर नोंग अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने का डिसाइड करता है और उन सबसे अपनी आज तक की गलतियों के लिए माफी मांगकर अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी घर चला जाता है। उनके जाने के बाद ईसाई सूजी के साथ घर की तरफ आने लग जाता है, लेकिन वो आज सूजू से काफी नाराज था। वो बिना बताए हॉस्पिटल से जो चली गई थी। अगर नोंग उस पर हमला करता तो क्या होता, वो उसका बॉयफ्रेंड है तो कम से कम उसे बताकर तो जाना चाहिए था ना। ईसाई की नाराजगी देखकर वो उसे माफी मांगती है। उस टाइम पर चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, उसे तुरंत मिकी को देखने के लिए हॉस्पिटल से निकलना पड़ा और रास्ते में उन्हें नोंग मिल गया, जो कि सुसाइड करने जा रहा था। तो सब चीजों के चक्कर में सूजू ईसाई का कॉल तक नहीं उठा पाई। ये सब सुनकर भी ईसाई उससे नाराज था। दोनों की नोकझोंक तो होती है, पर कुछ ही देर में एक दूसरे को मना लेते और प्यार से हक करते हैं। दूसरी तरफ सूजी अपने घर पर जाता है, जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। वहाँ वो अपनी वाइफ को याद करने लग जाता है। अगले दिन नर्स कीटा अपनी पिंक बाइक गैंग लेडीज के सामने अपना गैंग बंद करने का अनाउंसमेंट करती है, क्योंकि अब वो ओल्ड लेडीज हो चुके थे। उन्हें अपनी अपनी फैमिली एंजॉय करनी चाहिए। बुरे लोगों के साथ लड़ने की अब उनकी उम्र नहीं है। यहाँ पर वो लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे और अच्छे लोगों की हेल्प करते रहेंगे। गैंग के बंद होने से सभी लेडीज बहुत ही दुखी थी, पर कीटा उनकी लीडर थी, तो वो लोग उसकी बात मान जाते हैं। कीटा का इस तरीके से गैंग छोड़ना हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ के लिए भी शॉकिंग था। इस दौरान डॉक्टर पूजी डीन से कुछ दिनों की छुट्टी लेते हैं और आज की ड्यूटी खत्म करके किरियो से मिलने उसके ऑफिस में जाते हैं। साथ में वो किरियो की बेटी साकू के लिए खाना भी लेकर गए थे। वो किरियो को उसके पुराने घर में डेथ क्लीनिंग करवाने को बोलते हैं, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते थे। ये डिसीजन लेने में उन्हें 10 साल जरूर लग गए, पर अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो आयाको के सामान को खुद से दूर कर देगा और अब से वो उसके हिस्से का खाना खरीद कर उसे अपने पास सर्व भी नहीं करेगा। फूजी का ये डिसीजन किरियो के लिए ही नहीं, बल्कि सूजू के लिए भी शॉकिंग था जब फूजी ये सब बात उसे बताता है। इसीलिए सूजू उसके पुराने घर की क्लीनिंग के दौरान उसके साथ रहने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसे पता है कि ये काम फूजी के लिए आसान नहीं है। वहाँ पर आयाको के साथ उसकी मेमोरी जुड़ी हुई है, तो फूजी को किसी दोस्त का सपोर्ट जरूर चाहिए होगा। अगले दिन फूजी के साथ सूजू, ईसाई, हारू और किरियो और उनकी टीम के कुछ और मेंबर्स भी फूजी के घर डेथ क्लीनिंग करवाने के लिए जाते हैं। फूजी से फाइनल ऑर्डर मिलता है, तो वो लोग घर का सारा सामान पैक करना शुरू कर देते हैं, जो कि बाद में डोनेट कर दिया जाएगा। आयाको की मौत के बाद पहली बार घर का कोई सामान शिफ्ट किया जा रहा था। मूव ऑन करने का ये डिसीजन फूजी के लिए इतना आसान नहीं था, पर इस तरीके से उसे पास्ट में फंसे रहता हुआ देखकर आयाको भी खुश नहीं होगी। इसलिए फूजी इस घर से उसकी चीजें शिफ्ट करने का डिसाइड करता है। क्लीनिंग के दौरान फूजी पूरे घर को देखता है और आज वो यहाँ अपने पुराने कपड़ों को भी डोनेट कर देता है। उसे पास का वो टाइम याद आता है जब वो एक ऑफिस में काम करता था। एक दिन काम के दौरान आयाको ने उसे अपनी प्रेगनेंसी की खबर दी
जिसे सुनकर वो काफी खुश था। एक्साइटमेंट में उसने एक बेबी बेड भी खरीद लिया और उसी दिन घर लेकर चला गया। भले ही डिलीवरी में अभी टाइम हो और प्रेगनेंसी के उन महीनों में फौजी अपनी वाइफ का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। दोनों अपनी बेबी को गोद में लेने के लिए काफी एक्साइटेड थे, पर किसे पता था कि महीनों बाद उसकी बेबी के साथ साथ आया को भी उससे दूर हो जाएगी। अब सामान शिफ्ट करते टाइम फौजी ही नहीं बल्कि किरियो भी रो रही थी। आखिर आया को उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी। सामान के बीच में किरियो को एक टेलीस्कोप मिलता है। उस टेलीस्कोप से स्टार्स देखना आयाको को काफी पसंद था। किरियो जब भी उनके घर डिनर पर आती थी तो आयाको स्टार्स देखने के लिए यही टेलीस्कोप लेकर टेरेस पर बैठ जाती थी। इसीलिए फौजी ने अपने बच्चे का नाम ईसाई रखने का डिसाइड किया था। जापानीज में ईसाई का मतलब स्टार्स जो होता है। आयाको भी इस नाम से खुश थी। वहीं आज आयाको और उसके पुराने घर का सामान शिफ्ट होता हुआ देखकर फौजी अपना एक सच सामने लेकर आता है कि वो किसी बदले को पूरा करने के लिए डॉक्टर बना था। सूजू जो उसकी वाइफ की मौत पर रो रही थी, उसका प्योर हार्ट भी उसकी डॉक्टर बनने की वजह है। पर इसके अलावा उसे अपने बच्चे और वाइफ की मौत के रियल रीजन पता करना था। उसे कहीं से पता चला कि मेन डॉक्टर ने उस टाइम अपनी कोई गलती छुपाई थी। उसकी उसी गलती की वजह से आयाको की जान चली गई। सुजू को ये बात पता नहीं थी क्योंकि तब वो सिर्फ एक इंटर्न थे। बस उन्हें डॉक्टर से बदला लेने के लिए फौजी डॉक्टर बना था ताकि वो उसकी वाइफ की मौत का रियल मिस्टेक पता कर सके। लेकिन एक डॉक्टर के हिसाब से काम करते दौरान उसे रियलाइज हुआ कि उन डॉक्टर्स ने भले ही कोई गलती की हो, लेकिन उन्होंने आयाको को बचाने की पूरी कोशिश की थी। इसीलिए अपने उस बदले के बाद फौजी कब कब भूल गया। फौजी ने ये लाइफ एक पेशेंट की अपनों की तरह भी जी है और एक डॉक्टर के हिसाब से भी अपनी लाइफ जी है। इसीलिए उसे दोनों तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से समझ में आ गया है। इसी वजह से उसे ना तो कभी नाओ की गलती नजर आई और ना ही सुजू की गलती नजर आई। उसके हिसाब से दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। इस मामले में सुजू का कहना था कि जब भी वो किसी पेशेंट की जान नहीं बचा पाती, वो खुद को काफी पावरलेस फील करती है और उस मिस्टेक का गिल्ट उसे सालों तक रहता था। पर अब धीरे धीरे उसे खुद को संभालना और अपनी गलतियों से स्ट्रांग बनना सीख लिया है। वो फौजी को भी यही एडवाइस देती है। दोनों बात कर रहे थे तभी वहां पर ईसाई आता है जो कि फौजी को एक बार घर देखने के लिए बुलाता है। अंदर आयाको की यादों से जुड़ी हुई अब कोई भी सामान नहीं था। पूरा घर अब खाली था। एक रूम जब फौजी चेक करने के लिए आता है तो रूम के बाहर डेथ क्लीनिंग का स्टाफ उसे बो करता है आयाको की सोल के रिस्पेक्ट में। लास्ट रूम में उसे ईसाई मिलता है जो कि घर का सबसे इम्पोर्टेंट सामान उनकी कंपनी के रूल के हिसाब से फैमिली मेंबर को देता है। वो सामान देखकर फूजी बहुत रोता है। ये उसकी आयाको के और उनकी फैमिली के होने वाले बच्चे के लिए मैचिंग शूज थे जिसे आयाको बच्चे के होने के बाद उसे पहनाना चाहती थी। उसने ही ये शूज खरीदे थे। वो एक गिफ्ट उनकी एनिवर्सरी में फूजी को देने वाली थी, पर एनिवर्सरी से एक दिन पहले ही आयाको की मौत हो गई। 10 साल से इस गिफ्ट पर फूजी की नजर ही नहीं पड़ी क्योंकि वो आयाको की याद में इतना डूबा हुआ था। आज जाकर उसे उसका आखिरी गिफ्ट और लेटर मिला जिसे हक करके वो बहुत रोता है, जहाँ पर ईसाई और सूजो से संभालते हैं। इस दौरान किरियो हारू से एक बात कहती है कि उसके लिए ईसाई, सूजो और फूजी सन, मून और अर्थ की तरह है जो कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उनकी दोस्ती और प्यार एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाती है और तीनों की लाइफ बहुत ही मुश्किल रही है। भले ही सूजो की मेडिकल लाइफ की प्रॉब्लम हो, ईसाई का अपने पेरेंट्स को खोना हो या फिर सूजो को अपनी वाइफ और बच्चे का खोना हो। अगले दिन अब फूजी सूजो से ही हॉस्पिटल छोड़कर कहीं और जॉब करने की बात कहता है। आखिर वो कब तक सूजो की गाइडेंस में अपनी गलतियों को छुपाता रहेगा। इस तरीके से वो सूजो पर बोझ बनता जा रहा है। भला सूजो ऐसा ना सोचती हो, पर अब वो अपने कंफर्ट जोन से निकल कर कहीं और जॉब करना चाहता है, अपनी गलतियों से सीखना चाहता है। वो सूजो के साथ साथ इस हॉस्पिटल के स्टाफ से भी काफी ग्रेटफुल है कि उन्होंने उसे संभालने का मौका दिया, उसी गलतियों को सुधारा। वैसे सूजो चाहती तो नहीं थी कि फूजी कहीं और काम करे, लेकिन उसके करियर के लिए यही सही है। वो उसे प्रॉमिस करती है कि फूजी जब भी उसे याद करेगा तो वो उसे हेल्प करने के लिए बुलाए और वो जरूर आएगी। आखिर फूजी भी तो उसके हर प्रॉब्लम में हमेशा उसके साथ खड़ा था। उसी रात फूजी ईसाई से मिलता है और दोनों कहीं पर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। ईसाई डेव जरूर था, लेकिन दोनों एक दूसरे की बात अच्छे से समझ पा रहे थे। आखिर दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए थे। वहीं सूजू जब ड्यूटी से घर जा रही थी, वो रुककर स्टार्स को एक पल के लिए देखने लग जाती है। उसे वही कैंपिंग की रात याद आती है जहाँ वो ईसाई से पहली बार मिली थी और दोनों उस दिन भी स्टार्स देख रहे थे। वो रात सूजू के लिए सबसे स्पेशल रात थी। उस दिन वो अपने प्यार ईसाई से जो मिली थी, तभी उसे उसका मैसेज आता है जो उसे कह रहा था कि ऐसे ही स्टारी नाइट में हम पहली बार मिले थे।
क्योंकि उस टाइम ईसाई भी कहीं पर रुककर स्टार्स देख रहा था। उनके रिश्ते में स्टार्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोनों मिले स्टारी नाइट्स में थे। सुजू अपनी माँ को स्टार्स में ढूंढती है और ईसाई को अपने पेरेंट्स की बिलोंगिंग स्टार प्रिंट वाले बॉक्स में मिली थी। इसलिए ईसाई ने सुजू को फॉलिंग स्टार वाला नेकलेस गिफ्ट किया था। साथ ही दोनों अपने प्यार को याद करते हैं। उनके प्यार में मुश्किलें और डिफरेंसेस दोनों थे। दोनों के बीच में 10 साल का एज गैप था और ईसाई डेफ भी था। फिर भी दोनों ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया और अब दोनों को एक दूसरे के डिफरेंसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब याद करके इस टाइम पर सूजी को ईसाई को देखने का मन हो रहा था। जब वो सामने देखती है तो वहाँ पर उसे ईसाई दिखता है। आज भी वो दोनों उसी रेलवे क्रॉसिंग में खड़े थे जहाँ पर ईसाई ने सूजी को पहली बार प्रपोज किया था। आज भी ईसाई उसे इसी तरीके से सूजी को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है, फिर उसके पास आकर उसे किस करता है। अब कहानी सीधा 1 साल बाद आती है, जहाँ पर फूजी के बिना अब भी हॉस्पिटल पहले जैसा ही चल रहा था, लेकिन सब उसे काफी मिस करते हैं। हारू और शिबा को एक बेटी हुई जिसे दोनों काफी प्यार करते हैं। आखिर उन्हें अब देखकर कौन ही बता सकता है कि एक टाइम पर दोनों को बच्चे नहीं चाहिए थे। दोनों अपनी बेटी से इतना ऑब्सेस्ड हो चुके थे। साथ ही उनके बीच का प्यार पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। वहीं नर्स मरीना को एक बेटा हुआ और उसके बॉयफ्रेंड ने 2 नॉवेल्स पब्लिश की जो कि बेस्ट सेलिंग बन चुकी हैं। उसके टीवी पे इंटरव्यूज भी आ रहे हैं और अब वो मारीना और अपने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठा रहा है। मारीना ने भी उसका ड्रीम पूरा करने के लिए उसे फाइनेंशियली इतना सपोर्ट किया था और आज मारीना और टाकोयू भी अपनी लाइफ में काफी खुश हैं। कभी कभी मारीना अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आती है जिसे पूरा स्टाफ संभालता है। बाकी बच्चा ताकोयो के साथ ही रहता है। दूसरी तरफ पूजी का एक अपना क्लिनिक है। पूजी आज भी नर्स से लेकर सभी लेडीज पेशेंट का क्रश है। आजकल वो बिना कोई प्रॉब्लम के अच्छा ट्रीटमेंट भी कर लेता है, लेकिन वो आज भी पहले की तरह क्लमजी है जो कि इधर उधर गिरता रहता है। वहीं साकू का एक नया बॉयफ्रेंड बन चुका है जो कि कोई और नहीं बल्कि चार्ली है, जिसने अब अपने हेयर पिंक से ब्लैक करवा लिए हैं और वो साकू की माँ किरियो से साकू को हमेशा खुश रखने का प्रॉमिस करता है, जो देखकर किरियो के साथ साथ पूरा डेथ क्लिनिक स्टाफ काफी खुश था। और साकू को सच्चा प्यार मिलता हुआ देखकर ईसाई बहुत ज्यादा खुश होता है। इधर क्लीनिंग स्टाफ का एक और एम्प्लॉय साइन लैंग्वेज सीखने के लिए आया है ताकि ईसाई से बात करने में उसे आसानी हो, जिसे सुजू और किरियो की पूरी हेल्प मिलती है। आखिर दोनों इतने दिनों से क्लास में जो थे। वहीं ईसाई की ग्रैंडमदर कभी कभी अपने कुछ दोस्तों के साथ और हॉस्पिटल टीम के साथ फिशिंग और कैंपिंग करने के लिए चली जाती हैं, जहाँ वो लोग अपना टाइम काफी एंजॉय करते हैं। और बात करें ईसाई और सुजू की, तो दोनों की लाइफ और उनका प्यार पहले जैसा ही हैप्पीनेस से भरा हुआ है। जब भी मौका मिले तो दोनों डेट पर और डिनर पर निकल जाते हैं और एक दूसरे पर अपना प्यार जुटाते हैं। यहाँ तक कि ईसाई हर दिन खुद खाना बनाकर सुजू के लिए लंच पैक करके भेजता है, वो भी यूनिक तरीके से। कभी कभी फूजी भी उनके लिए खाने की चीजें भेजता है, उनकी दोस्ती को यादगार बनाने के लिए। एक दिन एक साथ शॉपिंग करते दौरान उन्हें नोंग और उसकी बेटी मिलती है। नोंग अभी से शॉपिंग मॉल में काम करता है। ठीक इसी दिन उन लोगों ने उसे मिलकर कंफर्ट किया था और आज जब वो उनसे इंस्पायर होकर अपनी बेटी के साथ एक अच्छी और स्टेबल लाइफ जी रहा है, उसकी बेटी अब स्कूल भी जाती है और नोंग के दिल में अब सूजू के लिए कोई नफरत नहीं है। यहाँ तक कि वो उनके शॉपिंग का प्राइस हाफ कर देता है उसकी लाइफ सही रास्ते पर लाने के लिए। जिसके बाद वो लोग फिर से मिलने का प्रॉमिस करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर हम ईसाई और सूजी का नया घर दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों बीच के पास रहते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश। उनका ये प्यार भरा रिश्ता हमेशा ही चलता रहेगा जब तक स्टारी नाइट्स रहेंगी। बस इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।